हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सीए रोहित जैन। सर आ चुके हैं हम फिर से एक बार और अपने वन शॉट रिवीजन सीरीज के साथ। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर दिया था। लेक्चर अवेलेबल है हमारे यूट्यूब में, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है स्पेशली उसके लिए, तो आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे सर क्या, तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3। सर यूनिट नंबर 3 किसके ऊपर है, तो यूनिट नंबर 3 हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी। तो सर चार्ज ऑफ जीएसटी में हम क्या पढ़ेंगे, तो सर चार्ज ऑफ जीएसटी वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सब बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है। एक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक है सर हमारा ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और एक है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो सर हम तीन टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर, तीन टॉपिक्स, एक आरसीएम वाला, एक ईसीओ वाला, और एक सर हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, अब चैप्टर सर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सर, जैसे मैं हर क्लास में करता हूँ, हर बार करता हूँ, चैप्टर 3 जो चार्ज ऑफ जीएसटी है सर, इसमें हम क्या करने वाले हैं और चैप्टर का इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है सर। मार्क्स तो मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद सर उसके अलावा तो हमने चैप्टर 1 और 2, यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ा, तो मैंने क्या बोला था सर, अगर कोई ट्रांजेक्शन क्या है, सप्लाई है, और वो ट्रांजेक्शन किसने किया है, ट्रांजेक्शन इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब जो सप्लायर है, सप्लायर, ठीक है, सप्लायर कौन है, टैक्सेबल पर्सन, और उसने क्या किया है, सप्लाई किया है। तो उस केस में, ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर सप्लाई किया है टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, तो फिर ये जो टैक्सेबल पर्सन है इसके पास राइट है, इसके पास राइट है टू चार्ज जीएसटी, मतलब वो जीएसटी चार्ज कर सकता है या कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम रिसिपिएंट। ठीक है, सप्लाई तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन मैंने पढ़ा है। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल्ड है, एंड ऑब्वियसली सर ये जो सप्लाई है ये क्या होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई। अगर सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो ऑब्वियसली वो अलग बात है ना, नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्ट केस में तो होगा ही नहीं। सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है, मेड बाय टैक्सेबल पर्सन है, तो फिर अब इसके पास राइट है कि वो जीएसटी चार्ज करेगा। सर वो कैसे जीएसटी चार्ज करेगा, तो ऑब्वियसली जब वो इनवॉइस रेज करेगा तो उसमें क्या कर देगा, ऐड जीएसटी, ऐड जीएसटी। तो ये जो जीएसटी ऐड होता है ये होता है सर, इसी को हम कहते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी अंडर सेक्शन 9। ठीक है, तो उसके पास पूरा का पूरा राइट है कि वो जीएसटी कलेक्ट करे, और वो राइट उसको कहाँ से आता है सर, अंडर सेक्शन नंबर 9। ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 9। सर ये तो समझ में आ गया। अब ये जो सर चार्ज करने का जो है ना, चार्ज करने का राइट, अब ये दो तरीके का होता है सर, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है सर रिवर्स। सर फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब क्या है, सर फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है, सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया रिसिपिएंट को, ठीक है, सप्लायर ने मान लो सर 5 लाख का सामान बेचा, और सप्लायर ने क्या किया, जीएसटी चार्ज किया, मान लो सर 12% विच इज 60,000, तो कितना होता है 5,60,000। तो यहाँ पर सप्लायर क्या करेगा सर, 60,000 रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा। किससे कलेक्ट करेगा, रिसिपिएंट से। रिसिपिएंट 60,000 देगा, और फिर सप्लायर ये 60,000 किसको पे कर देगा बच्चों, 60,000 किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को। किसको पे कर देगा सर, गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है, मतलब 5 लाख रुपीज तो हम लेंगे रिसिपिएंट से, प्लस 60,000 लेंगे, तो रिसिपिएंट हमें 60,000 देगा, और ये 60,000 हम गवर्नमेंट को दे देंगे। सर रिवर्स चार्ज में क्या होता है ना, सप्लायर ने सर रिसिपिएंट को सामान बेचा 5 लाख, अब यहाँ पर प्लस कुछ नहीं होगा सर, यहाँ पर प्लस कुछ नहीं होगा, 5 लाख ही रहेगा। अब इस 5 लाख के ऊपर सर जो 60,000 रुपये का टैक्स बनता है, 60,000, वो रिसिपिएंट क्या करेगा, वो रिसिपिएंट क्या करेगा सर, सप्लायर को नहीं देगा। वो क्या करेगा सर, रेसिपिएंट क्या करेगा, ये 60,000 डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दो, है ना। और सर रेसिपिएंट के लिए क्या है, ये इनवर्ड सप्लाई। सर क्या ये रेसिपिएंट को ये 60,000 देना पड़ेगा, क्या ये कंपलसरी है, सर क्या ये कंपलसरी है, क्या ये कंपलसरी है, आंसर इज यस, ये इसको देना पड़ेगा। ठीक है सर, अब ये रेसिपिएंट ने, सर रेसिपिएंट के लिए क्या है, सप्लायर ने मान लो सप्लाई किया रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट के लिए क्या है सर, इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। तो इनवर्ड सप्लाई पे रेसिपिएंट डायरेक्टली 60,000 पे करेगा, मतलब 60,000 का क्या है, लाइबिलिटी, पहले तो इसका लाइबिलिटी है, और ये इसको कंपल्सरीली पे करना पड़ेगा, कंपल्सरी। सेकंड क्या होगा सर, अब जैसे ही उसने पे किया, अब पे करने के बाद अब क्या होगा, इसी 60,000 का क्या मिल जाएगा सर, इनपुट
टैक्स क्रेडिट। किसको? रिसिपेंट को। क्यों सर? क्योंकि रिसिपेंट के लिए क्या है? इनवर्ड सप्लाई। अगर रिसिपेंट सप्लायर को पे करता तो भी रिसिपेंट को क्या मिलता? आईटीसी तो मिलता। आईटीसी तो मिलता सर। तो आईटीसी तो अभी भी मिलेगा। आईटीसी तो अभी भी मिलेगा। हाँ, लेकिन ये 60,000 पहले पे करना पड़ेगा पूरा का पूरा, फिर जाके उसका आईटीसी मिलेगा। क्लियर है सर? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो इसीलिए सर, इसीलिए देखो मैं अभी से समझा देता हूँ। हालांकि सर हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन में ये समझेंगे, लेकिन मैं फिर से समझा रहा हूँ। जब हम कंप्यूटेशन करते हैं ना जीएसटी लाइबिलिटी का, तो हम क्या करते हैं ना सर, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं आईटीसी। ठीक है? आईटीसी का सेट ऑफ मैंने पढ़ाया था सर, मैंने पढ़ाया था जब हमने यूनिट 1 पढ़ा था। क्लियर? तो आईटीसी हमने किया। अभी आईटीसी में कौन सा आईटीसी आएगा सर? एक तो नॉर्मल आईटीसी आएगा, और प्लस ये जो 60,000 जो नहीं है, जो 60,000 का जो लाइबिलिटी है जो रिसिपेंट ने पे किया, जिसका उसको आईटीसी मिलेगा। मतलब ये आईटीसी सर एक तो नॉर्मल आईटीसी भी है, और एक आरसीएम वाला आईटीसी भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है? ये आ गया। अब ये होने के बाद सर लाइबिलिटी आया, लेकिन अब इसमें एक चीज ऐड होगा। क्या ऐड होगा सर? आरसीएम का लाइबिलिटी। आरसीएम का लाइबिलिटी, क्योंकि आरसीएम का लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा ना, ये कंपलसरी पे करना पड़ेगा। ये पे करोगे तभी जाके वो आईटीसी मिलेगा आरसीएम का। तो सर ये इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। आउटपुट माइनस आईटीसी, लास्ट में ऐड कर देना आरसीएम का लाइबिलिटी, और आईटीसी में सारा आईटीसी आएगा। एक तो जो तुमने मतलब नॉर्मल आईटीसी भी आएगा, प्लस आरसीएम ये वाला आरसीएम लाइबिलिटी, ये जो आरसीएम लाइबिलिटी ना, ये भी आईटीसी के अंदर आएगा। ठीक है? तो इसका मतलब सर रिसिपिएंट को क्या करना पड़ता है? रिसिपिएंट को पहले तो आरसीएम लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आरसीएम लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा सर। उसके बाद वो क्या कर सकता है? ये जो लाइबिलिटी उसने डिस्चार्ज किया ना, उसका आईटीसी ले सकता है। उसका आईटीसी ले सकता है। तो पहले आरसीएम लाइबिलिटी डिस्चार्ज करोगे, फिर जाके उस आरसीएम लाइबिलिटी का आईटीसी तुम ले लोगे। समझ में आया? तो सर ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज, और इसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ठीक है? फॉरवर्ड चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज होता है। फॉरवर्ड चार्ज में रेसिपिएंट से लोगे, गवर्नमेंट को दे दोगे। रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट डायरेक्टली क्या करेगा सर? गवर्नमेंट को दे देगा, उसको लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा पहले, और फिर वो उसका आईटीसी भी ले लेगा। ये तो सर हमें समझ में आ गया। अब सर कुछ बेसिक बातें, जब हमने, तुमको इतना तो पता ही है सर हमें अभी तक तो, क्योंकि सर ये वन शॉट रिविजन है, तो तुमने, उम्मीद है कि थोड़ा तो पढ़ा ही है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाईज में क्या चार्ज होता है बच्चों? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर इंटर स्टेट सप्लाईज में क्या चार्ज होता है? आईजीएसटी। ठीक है? गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारा जीएसटी का मैक्सिमम रेट है वो है 20% और 20%, मतलब टोटल मैक्सिमम रेट कितना है हमारा? 40%। 40% का मैक्सिमम जीएसटी रेट है। हालांकि सर करंटली मैक्सिमम रेट अगर देखा जाए तो कितना है? 28 है। ठीक है? लेकिन जो मैक्सिमम नोटिफाइड रेट है सर, मैक्सिमम नोटिफाइड रेट वो कितना है? 40। मतलब 20 और 20 का सीजीएसटी, 20 का एसजीएसटी। तो क्वेश्चन में, अगर मान लो क्वेश्चन में उसने एमसीक्यू पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम सीजीएसटी रेट, अगर ऐसा पूछा मैक्सिमम सीजीएसटी रेट, तो क्या लिखना है? 20%। अगर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम आईजीएसटी रेट, या क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम जीएसटी रेट, तो फिर क्या लिखना है सर? 40%। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ये है सर हमारा ओवरऑल बेसिक कंसेप्ट। यही चीज मैंने पहले पेज में लिखा है कि इंट्रा के ऊपर सीजीएसटी, टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बार बार। और उसके बाद मैक्सिमम रेट क्या है सर? 20% सीजीएसटी एंड 20% एसजीएसटी। क्लियर है? अब उसके बाद सर, हाँ, अब आते हैं सर रिवर्स चार्ज के ऊपर। मैंने रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट तो बता दिया सर, लेकिन क्वेश्चन आता है कि रिवर्स चार्ज में तुम कब कब पे करोगे? मतलब जो रिसिपिएंट है सर वो कब रिवर्स चार्ज में पे करेगा, है ना? रिसिपिएंट जो है सर वो कब रिसिपिएंट में, सॉरी, रिसिपिएंट जो है सर वो आरसीएम के अंडर कब टैक्स पे करेगा? ऐसा कौन कौन सा सिचुएशंस है, कौन कौन सा गुड्स है, या कौन कौन सा सर्विसेज है, कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेज है जहां पर रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम? तो लॉ कहता है कि हम आरसीएम को हमने क्या कर दिया? 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 9(3) और 9(4). सेक्शन 9(3) और 9(4). 9(3) कहता है सर, 9(3) कहता है कि नोटिफाइड, क्या है? नोटिफाइड, याद रखना, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज, उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई होगा। ठीक है? 9(3) क्या कहता है सर? कुछ ऐसे गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, नोटिफाई मतलब बता दिया है, बता दिया पहले से कि देख अगर ये गुड्स है तो आरसीएम,
या फिर ये सर्विसेज है तो आरसीएम। नोटिफाइड, नोटिफाइड मतलब हमने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। 9(4) कहता है कि देखो अगर ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, सर ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा अनरजिस्टर्ड सप्लायर, किसका हो रहा है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, ठीक है। और क्या है, नोटिफाइड है, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज, नोटिफाइड कैटेगरी, तब जाके क्या होगा, आरसीएम लगेगा। मतलब 9(4) क्या है सर, 9(3) कहता है, देख 9(3) कहता है, देख मेरा बात सुन, अगर गुड्स या सर्विसेज नोटिफाइड है ना तो चुपचाप आरसीएम दे देना, ठीक है। 9(4) क्या कहता है कि देख गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, ठीक है, उसके अलावा सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा, तब जाके आरसीएम अप्लाई होगा। सर क्या हमारे सिलेबस में ये सब कुछ है? तो देखो नोटिफाइड गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, 9(4) हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सर हमारे सिलेबस में क्या है, 9(3) नोटिफाइड सर्विसेज। अच्छा ओके, तो सर 9(3) है हमारा नोटिफाइड सर्विसेज, मतलब वो भी नोटिफाइड सर्विसेज। तो देखो 9(3) गुड्स और सर्विसेज के ऊपर है, लेकिन हमारा सिलेबस में क्या है, सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज। और 9(4) मैंने क्या बोला, अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, और वो भी नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, गुड्स भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में क्या है सर, सर्विसेज। सर अब शुरू करें, हाँ सर, अब सर अब हमें सर समझ में आ गया, हमें सर याद हो, एक बार हमें वापस से सब कुछ तो याद आ चुका है, बस अब आप हमें प्रोविजंस पढ़ा दीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। सर रिवर्स चार्ज का मीनिंग मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं सर, सबसे पहला, तो सबसे पहला सप्लाई कौन सा है सर, जीटीए, सबसे पहला कौन सा सप्लाई है सर, जीटीए, ठीक है। तो सर अगर सप्लायर कौन है सर, सप्लायर कौन है, जीटीए है, जीटीए। सर जीटीए क्या सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, मतलब जीटीए सर कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो उस केस में अब किसको किसको प्रोवाइड कर सकता है सर, फैक्ट्री भी हो सकता है, कोई भी, मतलब बेसिकली कोई भी पर्सन, फैक्ट्री हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव होता है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एओपी है, मतलब बेसिकली सर हर तरह का पर्सन कवर कर ली, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, और या फिर अगर सर सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हम आगे डेफिनेटली समझेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है सर, अगर रजिस्टर्ड सीटीपी है, रजिस्टर्ड सीटीपी, हालांकि सर अब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड क्या है वो भी सर हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी तो तुम्हें सिर्फ ये याद करना है कि अगर रिसिपिएंट कौन है सर, रजिस्टर्ड सीटीपी है, और या फिर एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर कहने का मतलब ये है, सर कहने का मतलब ये है, अगर जीटीए है, जीटीए सर, जीटीए कौन होता है, बेसिकली जीटीए वो पर्सन होता है जो तुम्हारा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और उसके अगेंस्ट वो तुमको क्या इशू करता है, कंसाइनमेंट नोट, ठीक है। तो मान लो 5,000 रुपए का कंसाइनमेंट नोट इशू किया, किसको इशू किया, मान लो फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री क्या है सर, फैक्ट्री, फैक्ट्री आता है रिसिपेंट के लिस्ट में, ये फैक्ट्री आता है ना सर, तो सप्लायर कौन है, जीटीए, रिसिपेंट कौन है, फैक्ट्री। तो अब क्या होगा सर, ये फैक्ट्री वाला, ये फैक्ट्री वाला इस 5,000 के ऊपर टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%, मतलब सर 5% कितना होगा सर, 5,000 के ऊपर 5%, मतलब कितना होगा सर, 250 रुपीज, ठीक है। 250, अब या तो ये आईजीएसटी भी हो सकता है या सीजीएसटी आईजीएसटी भी हो सकता है, वो जब प्लेस ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 250 रुपीज पे करेगा, क्लियर है सर। तो उस या फिर सर मान लो कोई जीटीए है, जीटीए, ठीक है, उसने सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया, मान लो सर एलएलपी को, एलएलपी को। तो सर एलएलपी तो कहीं नहीं लिखा हुआ बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है सर, अब एलएलपी का ध्यान से सुनो सर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एलएलपी आता है सबसे पहले, और याद रखना जीएसटी के पर्पस के लिए जहां जहां तुम पार्टनरशिप फर्म देखो, पार्टनरशिप फर्म समझ जाना, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, मतलब सर कहने का मतलब हुआ कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एलएलपी आता है, एंड जी ये तो आता ही है सर, ये तो हमें पता ही है कंपनीज एक्ट, लेकिन पार्टनरशिप फर्म आल्सो इंक्लूड्स एलएलपी, मतलब सर जीएसटी के पर्पस के लिए एलएलपी जो है वो पार्टनरशिप फर्म भी है और एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब सर क्या है, एलएलपी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हो, या फिर उसको तुम पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हो। तो अगेन एलएलपी को सर यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, वही एट द रेट ऑफ 250 रुपीज, समझ में आया सर। तो जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, नोटिफाइड पर्संस को। नोटिफाइड कौन कौन है सर, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, या फिर सर कोई सीटीपी या फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन। सर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब देखो, ये जो इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है ना, ध्यान से सुनो, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जीटीए मान लो
मान लो कोई फैक्ट्री को प्रोवाइड किया सर्विसेज, ठीक है, फैक्ट्री या मान लो सोसाइटी या मान लो बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अब लॉ कहता है कि चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे ये अनरजिस्टर्ड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, इनको इनको आरसीएम के ऊपर मतलब आरसीएम के तहत टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टैक्स देना पड़ेगा चाहे रजिस्टर्ड हो या सर अनरजिस्टर्ड हो तो कैसे देना पड़ेगा? तो सर सेक्शन 24 कहता है कि अगर तुम लायबल हो टू पे टैक्स अंडर आरसीएम तो तुमको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सर आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ तो समझ में आ रहा है सर। फैक्ट्री जो जो इन्होंने नोटिफाई, अगर तुम ध्यान से देखो, नोटिफाइड फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव बॉडी कॉर्पोरेटिव पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी, हमें फर्क रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी हमें फर्क नहीं पड़ता, इनको टैक्स देना ही पड़ेगा अंडर आरसीएम। और इसके अलावा फिर इन्होंने क्या बोला, अगर मान लो जीटीए ने इसके अलावा ये तो है ही, इसके अलावा मान लो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, मतलब फैक्ट्री वगैरह तो ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच गया और वो पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड, तो इस रजिस्टर्ड पर्सन को भी आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल लेके समझते, ध्यान से सुनो। मान लो सर कोई जीटीए है और जीटीए ने क्या किया सर, एक प्रोप्राइटर मतलब इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल को क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया 5000, और ये इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड है। अब मुझे बताओ सर, क्या ये प्रोप्राइटर आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा क्या? सर क्या ये आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा क्या? ये देखो सर, एनी फैक्ट्री या फिर सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, क्या मुझे बताओ कहीं पर सर यहाँ इंडिविजुअल आता है? क्या इंडिविजुअल आता है? नहीं। और ये पर्सन क्या है? अनरजिस्टर्ड। प्रोप्राइटर कहीं है? नहीं है, प्रोप्राइटर नोटिफाइड नहीं है और अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में सर आरसीएम नहीं आएगा, इस केस में आरसीएम नहीं आएगा। तो सर इस केस में क्या आ सकता है? इस केस में सर फॉरवर्ड चार्ज आ सकता है, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज आ सकता है। सर समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर एक और सर, अगर मान लो ये जीटीएन है सर, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, मतलब एक प्रोप्राइटर है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसको अगर सर्विसेज दिया, अब मैंने क्या बोला, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आरसीएम। तो 5000 के ऊपर 5% विच मेक्स इट 250। ओहो, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में आ रहा है? तो सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? जीटीए प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? नोटिफाइड को। तो सर आरसीएम पे टैक्स पे किया जाएगा, रेट है 5%। हाँ सर, यहाँ पर अभी May 26 ये, क्योंकि सर मेरा ये नोट मतलब इसमें अमेंडमेंट May 26 का मैंने अलग से बनाया, अलग से, है ना, इसमें अभी मैंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो जब हम तो इसलिए मैं अभी तुमको बता देता हूँ, हालांकि अमेंडमेंट वाला मैं एक सेशन अलग से डाल दूंगा, बट अभी मैं बताता हूँ कि ये जो 12% है सर, ये रेट जो है वो हट गया। तुमने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले कि मोदी जी ने हमें एक दिवाली आया था, तो दिवाली क्या बोलते हैं, जीएसटी 2.0 करके ऐसा कुछ आया था, याद है? तब उन्होंने क्या किया था, ये जो रेट है ये हटा दिया। तो सर अब ये रेट हटा दिया, तो फिर ये रेट अब 12% वाला 18% हो गया, ठीक है। सर है क्या ये 18%? तो देखो पहले तो मैंने क्या बोला, अगर आरसीएम में टैक्स पे कर रहे हो तो फिर कितना होगा, 5%। सर अगर जीटीए ऑप्ट करता है टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, किसमें सर? फॉरवर्ड चार्ज में। अगर जीटीए बोलता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज मतलब मैं टैक्स पे करूंगा, जैसे इस वाले केस में, कौन सा केस सर, ये वाला केस, फॉरवर्ड चार्ज, तो इस केस में जीटीए टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 18%, नॉट एट द रेट ऑफ 12। पहले 12 था सर, लेकिन 12 हट गया, अब कितना हो गया, 18। समझ में आ रहा है? लेकिन सर जीटीए टैक्स पे कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस जीटीए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इनवॉइस के अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकता है बिंदास से, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस दो कंडीशन, डिक्लेरेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सर नॉर्मली तो रिवर्स चार्ज होता है। अब सर क्वेश्चन में कैसा पता चलेगा? क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आरसीएम मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि जीटीए ऑप्ट्स टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर जीटीए टैक्स पे करेगा, रिसिपिएंट टैक्स पे नहीं करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। तो जीटीए रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा एट द रेट ऑफ 18%। कंडीशन क्या है? रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन इनवॉइस। बस एक और सर एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या है कि आरसीएम अप्लाई नहीं करता सर, आरसीएम अप्लाई नहीं करता जीटीए को। देखो मैंने क्या बोला, जीटीए जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो आरसीएम अप्लाई होता है, लेकिन फिर अब यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, अगर ये जीटीए
किसको, मतलब जीटीए किसको सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बेसिकली, किसको सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। या फिर सर किसको दे रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रहा है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहा है, एजेंसीज को। तो इस केस में सर, इस केस में याद रखना क्या होगा सर, इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या है, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। सर क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है सर, हम आगे एग्जामिशन में सर देखेंगे ऐसे बहुत सारे, हम एक एग्जामिशन आएगा सर, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, या गवर्नमेंट एजेंसीज, या मान लो सर लोकल अथॉरिटीज, अगर ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना पब्लिक वगैरह को, आम जनता को, ठीक है, तो फिर वो सर्विसेज क्या होता है बच्चों, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट, है ना। तो ये लोग जो भी सप्लाई करते हैं ना, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है सर, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट। तो अब मान लो सर, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सर, मान लो क्या हुआ, कोई जीटीए वाले ने, ठीक है, मान लो सर ये ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर है सर, मान लो फॉर एग्जांपल मेहता ट्रांसपोर्टर है, कौन सा, मेहता, ठीक है। इस मेहता ट्रांसपोर्टर ने क्या किया सर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया, किसको सर, जीएसटी डिपार्टमेंट को। सर जीएसटी डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइड किया 50,000 का। अब मुझे बताओ सर, ये जीएसटी डिपार्टमेंट का जो भी आउटवर्ड सप्लाई होगा, क्या ये टैक्सेबल होता है क्या, नहीं, ये तो ऐसे भी सर सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है, जब हम एग्जामिशन में पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। तो इन, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन हो सकता है लिया है फॉर, हाँ लिया होगा फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। सर टीडीएस क्या है, तो देखो अब वन शॉट रिवीजन सीरीज है, तो आई होप थोड़ा तुमने याद होगा, नहीं तो टीडीएस चैप्टर में समझ जाएंगे, ठीक है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन लिया होगा, दो तरह, मतलब एक तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है और एक होता है टीडीएस वाला। तो इस डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, तो इनके पास नॉर्मल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन इन्होंने टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन लिया। तो अब सुनो, अगर ट्रांसपोर्टर है, कोई ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज को सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इस केस में लॉ कहता है कि आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है सर। तो सर इस केस में क्या होगा, इस केस में लॉ कहता है, इस केस में लॉ कहता है ये जो सर्विसेज है ना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सर कैसे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे एग्जामिशन चैप्टर में, ठीक है, याद रखना ये एग्जाम, मतलब ना तो आरसीएम लगेगा प्लस एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो सर ये होगा क्या, सेक्शन नंबर 9 का पहला पहला सब क्लॉज, ठीक है। तो याद रखना सिंपल है सर, जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड करता है नोटिफाइड पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम 5%, जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड में ऑप्ट कर सकता है 18%, 18% नॉट 12%। लेकिन अगर ये जीटीए ने कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया टीडीएस वाला, तो वो रिवर्स चार्ज नहीं है, और उसमें एग्जामिशन आएगा, जब हम एग्जामिशन पढ़ेंगे तो वहां तुम्हें फिर से रिवाइज हो जाएगा। सर अब बहुत हो गया सर, वन शॉट रिवीजन है ना सर, आप इतना सर थोड़ा फटाफट चलिए ना सर, बोर क्यों कर रहे हो। तो सर लीगल सर्विसेज, सर लीगल सर्विसेज का मतलब क्या होता है सर, मतलब एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन, किसके भी मतलब किसके बिफोर में, कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी, मतलब बेसिकली सर एडवोकेट्स नहीं होते हैं। एडवोकेट क्या करते हैं सर, एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस, किसके बिफोर, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी। तो सर ये जो लीगल सर्विसेज है, इसका सप्लायर कौन है, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स। सर फर्म ऑफ एडवोकेट्स आल्सो इंक्लूड्स एलएलपी, है ना, मैंने बोला ना। तो एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, एलएलपी जो भी है ना, तो ये सप्लायर है सर, मतलब कोई भी एडवोकेट बोल लो या फिर कोई भी फर्म ऑफ एडवोकेट बोल लो। और ये सप्लाई कर रहे हैं किसको सर, सर ये सप्लाई किसको कर रहे हैं, टू एनी बिजनेस एंटिटी। मतलब सर लॉ कह रहा है कि लीगल सर्विसेज एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब लोकेटेड इन इंडिया, ओबियसली इंडिया ना, बाहर है तो फिर कैसे होगा सर, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो फिर आरसीएम पे टैक्स पे किया जाएगा बाय बिजनेस एंटिटी। सर कौन, लीगल लीगल देखो सिंपल है, लीगल सर्विसेज में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी सब कुछ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एडवोकेट। याद रखना इसमें सर सीए, सीए में कवर्ड नहीं है, तो सीए में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजरी, कंसल्टेंसी जो भी है, वो सब फॉरवर्ड चार्ज में आता है, रिवर्स चार्ज में नहीं आता। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स, मतलब या तो इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स इंक्लूडिंग एलएलपी। सर यहाँ सर अगर एडवोकेट मान लो कोई कंपनी है, तो भाई पहला बात तो एडवोकेट लोग कंपनी खोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो एक्ट है वो उनको प्रोहिबिट करता है। तो एडवोकेट या तो इंडिविजुअल होगा या पार्टनरशिप फर्म होगा या एलएलपी होगा। समझ में आया। तो सप्लायर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स है, और किसको प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा अंडर आरसी। जैसे मान लो सर एडवोकेट है, ठीक है, उसने मान लो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया 1 लाख का,
किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। किसको प्रोवाइड करना चाहिए सर, मेनली बिजनेस एंटिटी। हालांकि यहाँ भी कुछ एग्जाम्पशंस है जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे सर, क्योंकि अभी कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा आरसीएम। अब मान लो सर एडवोकेट है, उसके पास एक प्रॉपर्टी था और उसने अपना प्रॉपर्टी किराए में दे दिया, किराए में किसको दे दिया, मान लो एबीसी लिमिटेड को। अब मुझे बताओ सर क्या यहाँ पर आरसीएम लगेगा ना, यहाँ आरसीएम नहीं लगेगा सर। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखना ये रेंटिंग के ऊपर आरसीएम लग सकता है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। बट इस पॉइंट के हिसाब से नहीं लगेगा आरसीएम। लीगल सर्विसेज होना चाहिए, रेंटल सर्विसेज नहीं, लीगल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद सर अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैंने बोला था सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सप्लाई माना जाता है, वो शेड्यूल 3 में नहीं आता, क्योंकि वहां मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगेन बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी सर किसमें आ जाएगा, आरसीएम। आरसीएम तो सर लीगल सर्विसेज भी आरसीएम टू बिजनेस एंटिटी, लीगल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी आरसीएम, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी, अगेन बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, और फिर उसका आईटीसी भी ले सकते हैं। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के ऊपर आरसीएम कब लगेगा सर, लॉ कहता है आरसीएम तब लगेगा अगर सप्लायर कौन है, मतलब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। कौन है सर, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। कौन है सर, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। और किसको प्रोवाइड कर रहा है सर, रेसिपिएंट कौन है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में चुपचाप चुपचाप रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सर 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 आप हमें थोड़ा टेबल बना दीजिए, एक टेबल, क्योंकि यहाँ से तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन। सर अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बताओ सर यहाँ पर टैक्स तुम पे करोगे अंडर रिवर्स या फॉरवर्ड, यहाँ पे किया जाएगा सर फॉरवर्ड अकाउंट। सर सप्लायर मान लो सर बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है, तो सर यहाँ भी टैक्स पे किया जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है सर। सर सप्लायर कौन है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है सर, तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आया सर। सर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट जो है वो या तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तब जाके क्या होगा सर, रिवर्स चार्ज आएगा। समझ में आया सर। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एनी पर्सन अदर देन बॉडी, मतलब कोई भी हो सकता है सर, कोई भी हो सकता है। और किसको प्रोवाइड किया जा रहा है सर, पार्टनरशिप, मतलब किसको सर, या तो पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आया सर। एक एग्जांपल ले लीजिए ना सर, एक एग्जांपल ले लीजिए ना। तो सर सप्लायर कौन होगा, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसिपिएंट कौन होगा, अब कैसे पता चलेगा, सिंपल है, क्वेश्चन में देखना प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, और अगर वो नहीं है तो फिर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर। हाँ सर, मान लो सर फॉर एग्जांपल सर एक जैसे मान लो सर हमारा ये कौन है सर, बीसीसीआई, ठीक है। अब बीसीसीआई क्या करता है सर, बीसीसीआई जो है वो स्पॉन्सरशिप, है ना, जैसे तुम्हें पता ही है सर, टाटा ने क्या लेके रखा है, स्पॉन्सर, मतलब 5 साल का उनके पास स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो बीसीसीआई क्या करता है सर, मान लो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, टाटा को, और बदले में टाटा सर यहाँ पर क्या करता है, बीसीसीआई को पेमेंट करता है। टाटा जो है वो बीसीसीआई को क्या करता है, पेमेंट। मान लो टाटा ने कितना पे किया, 500 करोड़, कितना पे किया सर, 500 करोड़। अब इस 500 करोड़ के ऊपर सर कौन टैक्स पे करेगा, बीसीसीआई या टाटा। तो सर सप्लायर कौन है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, बीसीसीआई तो सर कंपनी थोड़ी है, बीसीसीआई कंपनी नहीं है सर, बीसीसीआई अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है ना। और अगर तुमने इनकम टैक्स पढ़ा तो ऑब्वियसली बीसीसीआई एज पर इनकम टैक्स क्या है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। सर बीसीसीआई चैरिटेबल ट्रस्ट, सर बीसीसीआई चैरिटेबल ट्रस्ट, हाँ वही एज पर इनकम टैक्स वैसे ही है, उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। सर बीसीसीआई जो है वो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। सर टाटा कौन है, टाटा तो सर टाटा लिमिटेड है ना सर, टाटा लिमिटेड तो कौन है, टाटा सन्स लिमिटेड या जो भी है सर, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लायर, सप्लायर है ना, क्योंकि बीसीसीआई को पैसा मिल रहा है तो सप्लायर। टाटा कौन है, रिसिपिएंट, क्योंकि टाटा पैसा दे रहा है। रिसिपिएंट कौन होता है, इनवर्ट सप्लाई जो पेमेंट करता है। तो यहाँ पर सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस केस में क्या होगा सर, टाटा लिमिटेड टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है सर। रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसका कोई चिंता नहीं।
तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। हाँ सर समझ में आ गया। अब सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। स्पॉन्सरशिप होना चाहिए अदर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप। यहाँ पर टैक्स पे होगा अंडर आरसी। अब सर हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट बार बार तुमको परेशान कर देगा, परेशान। सर क्या है ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, है ना। सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड कर रहा है? बिजनेस एंटिटी को। तो यहाँ बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सर हमें तो सर कुछ भी नहीं समझना सर, आप ऐसे मतलब तो थोड़ा समझा दीजिए ना, क्या दिक्कत है सर? वन शॉट रिवीजन सीरीज होने से क्या हुआ सर? समझा देंगे तो दिक्कत है क्या आपको कोई? सुनो मेरा बात ध्यान से। सर जैसे मान लो क्या बोलते हैं सर, हाँ मान लो सर ये बीसीसीआई है, ठीक है। अब बीसीसीआई क्या करता है सर, तुमको पता ही है सर, हम आईपीएल देखते हैं, आईपीएल आने वाला है सर, ये एग्जाम गए सर, साइड कीजिए सर इसको, अभी हम आईपीएल देखेंगे। तो अब बीसीसीआई जब आईपीएल कंडक्ट कराता है सर, तो बीसीसीआई को क्या चाहिए सर? पुलिस, पुलिस तो चाहिए ना सर, पुलिस फोर्स तो चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो बीसीसीआई क्या करता है सर, पुलिस फोर्स का रिक्वायरमेंट जो है, मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज बेसिकली, उसको हम क्या बोल सकते हैं सर? सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। वो किससे लेता है सर? किससे लेता है वो लेता है सर स्टेट गवर्नमेंट से, है ना। किससे लेता है सर? स्टेट गवर्नमेंट से। क्लियर हुआ? तो सर यहाँ पर सर्विस सप्लायर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। बीसीसीआई कौन है? बिजनेस एंटिटी, है ना। एज देखो सर, एज पर जीएसटी तो बिजनेस एंटिटी है, तो क्या बोलते हैं, सप्लायर है हमारा गवर्नमेंट और रिसिपिएंट है हमारा बिजनेस एंटिटी, और सिक्योरिटी सर्विसेज है। तो मैंने क्या बोला? एनी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम। टैक्स पे किया जाएगा सर अंडर आरसीएम। समझ में आ रहा सर? हाँ सर एक और पॉइंट, एक और पॉइंट सर। सर अगर मान लो क्या बोलते हैं सर, हाँ सर जैसे मान लो तुम्हें पता है सर, गवर्नमेंट जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है ना सर, तुम्हें पता है ये सिक्योरिटी फोर्स वगैरह तुमको देता है, जो क्या बोलते हैं एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, है ना। जैसे मान लो इन्होंने जेड सिक्योरिटी दी, ठीक है। किसको दिया? मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर, है ना, किस कौन है सर? मुकेश अंबानी, उनको दिया। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लायर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन है? रिसिपिएंट है। तो बिजनेस एंटिटी है, रिलायंस इंडस्ट्री बिजनेस एंटिटी है। तो एनी सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम। समझ में आ रहा है? तो सर ये हुआ हमारा क्या बोलते हैं आरसीएम वाला पॉइंट कवर। क्लियर है सर? हाँ सर। सर अब हमें सर ये क्लियर है, ठीक है सर, ये अब हमें समझ में आ रहा है अच्छे से। तो गवर्नमेंट सप्लायर है और रिसिपिएंट कौन है बच्चों? बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंड टैक्स पेयर। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए बस, जैसे मैंने पुलिस और सिक्योरिटी लिया, जैसे मान लो गवर्नमेंट बहुत बार क्या करता है सर, तुमको लाइसेंस देता है, लाइसेंस याद है? लाइसेंस हो गया, या फिर माइनिंग का लाइसेंस हो गया, या फिर जिसके बदले में गवर्नमेंट बेसिकली रॉयल्टी चार्ज करता है, रॉयल्टी, है ना, रॉयल्टी। तो गवर्नमेंट तुमको माइनिंग वगैरह सर्विसेज देता है, बदले में रॉयल्टी चार्ज करता है। तो उस रॉयल्टी के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी, ठीक है, बिजनेस एंटिटी। सर अब हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से, लेकिन सर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है या इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस या इंडियन रेलवेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, तो ये आरसीएम में नहीं आएगा सर। ये कहाँ आएगा? फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। या तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा या एग्जिबिशन में आएगा, या तो एग्जिम या फॉरवर्ड चार्ज। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल, ये भी सर किस में आएगा? या तो फॉरवर्ड चार्ज या एग्जाम। या फिर गुड्स या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये भी सर या तो फॉरवर्ड चार्ज या एग्जाम। क्लियर है? मतलब सर अगर ये लोग सर्विसेज, ये सभी तो गवर्नमेंट ही है सर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट, या फिर एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड बहुत बार गवर्नमेंट क्या करता है, पार्किंग चार्जेस वगैरह लेता है, पार्किंग चार्जेस, वो एयरक्राफ्ट से, इंडिगो से, एयर इंडिया से पार्किंग चार्जेस होते हैं, या शिप से। तो सर्विसेज या तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन रेलवेज, या रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, या फिर गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये हो रहा है ना सर, तो हर वक्त या तो फॉरवर्ड या फिर एग्जिबिशन। यहाँ पर आरसीएम अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर हमारा आरसीएम अप्लाई नहीं होता सर। सर हमें ना, सर हमें तो समझ में तो आ गया सर, एक एग्जांपल, बस एक एग्जांपल बता दीजिए सर। जैसे मान लो सर हमारा इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज ने क्या किया, इंडियन रेलवेज ने मान लो
मान लो क्या बोलते हैं सर, श्याम, ठीक है, मिस्टर श्याम को क्या किया सर, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट में दिया, रेंट में। तो लॉ कहता है एनी सर्विसेज बाय इंडियन रेलवेज, एनी सर्विसेज बाय इंडियन रेलवेज प्रोवाइड अगर कर रहे हो एनी सर्विसेज बाय इंडियन रेलवेज, तो फिर ये रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, ये किस में आएगा सर, फॉरवर्ड चार्ज में। समझ में आ रहा है? एनी सर्विसेज, याद रखना एनी सर्विसेज, या तो बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवेज, एनी सर्विसेज वो किस में आएगा सर, रिवर्स चार्ज में आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखना, सॉरी फॉरवर्ड चार्ज में आएगा सर, फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। क्लियर? तो सर गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विसेज देता है तो रिवर्स चार्ज टू अ बिजनेस एंटिटी, लेकिन उसका 3 एक्सेप्शन है सर, पोस्टल ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवेज, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड अगर कुछ हो, पार्किंग चार्जेस वगैरह, या फिर गुड्स या पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये अगर दिया जा रहा है, ये 3 अगर दिया जा रहा है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज या फिर एग्जिम। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगर मान लो इंडियन रेलवेज या पोस्टल ऑफिस डिपार्टमेंट जो है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, या फिर अगर वो कोई जो रेंट पे दे रहे हैं या कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी सर्विसेज, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड होगा या एग्जिम होगा। ठीक है, क्लियर है? अब सर नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग से, देखो ये जो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर नहीं आएगा सर, ये यहाँ पर नहीं आएगा। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंडियन रेलवेज यहीं पर आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एनी सर्विसेज बाय रेलवेज, रेलवेज अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फिर वो इसी पॉइंट में आएगा, या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट वगैरह, लेकिन अदर देन इंडियन रेलवेज, अदर देन पोस्ट ऑफिस, क्योंकि रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे तो चुपचाप फॉरवर्ड चार्ज या एग्जाम। लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सप्लायर कौन है सर, गवर्नमेंट अदर देन रेलवेज वगैरह, किसको दिया जा रहा है सर, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा अंडर क्या, आरसी। मतलब सर कुछ नहीं समझ में आया सर हमें कुछ, ऐसे मान लो सर कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी पड़ा है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी उठाया और रेंट में दे दिया। किसको रेंट में दिया सर, रेंट में दे दिया, मान लो सर ए बी एंड को। ठीक है, ये कौन है सर, ये है सर हमारा एक रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ठीक है, अब ये रेंट में दिया, तो मैंने क्या बोला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, क्योंकि कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी में कवर होगा, और ए बी एंड को कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय लोकल अथॉरिटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये किस पे आ जाएगा सर, आरसीएम में आएगा, और ए बी एंड को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, समझ में आया सर? हाँ, लेकिन सर अगर मान लो कोई ये कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेंट में देता, रेंट में किसको देता सर, ए बी एंड को, और ए बी एंड को है सर जो नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सर, तो उस केस में फिर लॉ कहता है, उस केस में फिर लॉ कहता है कि यहाँ पर फिर आरसीएम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है? तो सर आरसीएम कब होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग गवर्नमेंट दे रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, याद रखना, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर है? देखो गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस एंटिटी को, चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस एंटिटी है तो आरसीएम है, 3 एक्सेप्शन है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग गवर्नमेंट दे रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज। बी केयरफुल, कहां पर रजिस्टर्ड है, कहां पर रजिस्टर्ड है, कहां पर बिजनेस एंटिटी है, बी केयरफुल। ऐसे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में तो सर चलो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप बनता, जैसे हमारा लीगल सर्विसेज बाई क्या बोलते सर, बाई एडवोकेट या फिर बाई आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल, दोनों के केस में अगेन क्या था, बिजनेस एंटिटी। ठीक है, तो बी केयरफुल कि बिजनेस एंटिटी कहाँ लिखा हुआ है और रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ लिखा हुआ है। क्लियर? तो सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट अगर दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी, या फिर लीगल है तो बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो बिजनेस एंटिटी। लेकिन रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में देखना, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये आरसीएम, अगर अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। हालांकि इसमें एक लिमिट है 5000 का, जो हम एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल, अभी आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और अदर देन रेसिडेंशियल, मतलब कमर्शियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल और कमर्शियल आने वाला है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सर। अब देखो सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, सप्लायर कौन है, देखो सर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का बात कर रहे हैं, मतलब कोई अगर घर घर वगैरह, ठीक है, घर वगैरह क्या है, तुमने रेंट में दिया, रेंट में दिया सर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सर, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, कंडीशन क्या है सर, कि सप्लायर जो है वो कौन होगा सर, एनी पर्सन, मतलब रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। रिसिपेंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड, रिसिपेंट होना चाहिए रजिस्टर्ड, तब जाके सर यहाँ पर टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसी। क्लियर है?
मतलब सर अब सर ध्यान से देखो, क्या मैं एक टेबल बनाता हूँ। मान लो सर ये सप्लायर का टेबल है, ये रिसिपेंट का टेबल है, और ये तुम्हें बताना है टैक्स, आरसीएम या फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। सर सप्लायर अगर मान लो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो भाई दोनों ही अनरजिस्टर्ड है सर। यहाँ तो सर कुछ नहीं होने वाला, एनए यहाँ तो ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। सर सप्लायर कौन है? सप्लायर अगेन सर कौन है? अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो मैंने क्या बोला, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम। सर सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर सर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। सर सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब सर आरसीएम दो जगह अप्लाई हो रहा है। मतलब कॉमन पॉइंट क्या है सर? कॉमन ये है कि रिसिपिएंट जो है ना वो क्या होना चाहिए सर? रजिस्टर्ड। मतलब जो बंदा रेंट पे कर रहा है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तब जाके आरसीएम। अच्छा, इसमें जैसे मैंने ये वाला डिस्कस किया, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है सर, रिसिपिएंट क्या है, सॉरी सप्लायर, सप्लायर रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो मैंने क्या बोला, आरसीएम नहीं आएगा। तो इस केस में आरसीएम नहीं आएगा, तो सर फिर क्या आ सकता है? तो इस केस में सुनो, आप ध्यान से सुनो। अगर तुम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, ठीक है, किसको दे रहे हो? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और मान लो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, मतलब रेसिडेंशियल यूज के लिए दे रहे हो, तो इस केस में याद रखना एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। बट सिंपल याद रखना, इस केस में आरसीएम तो अप्लाई नहीं होगा, या तो फॉरवर्ड है या एग्जेम्प्ट है, एग्जामिनेशन में देख लेंगे सर। बट ओवरऑल मुझे तुम्हें यही समझाना था सर कि सप्लायर कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप रिसिपेंट देखना है, रिसिपेंट। जब भी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग हो तो सप्लायर को देखना ही मत, सप्लायर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस रिसिपेंट कौन होगा? रजिस्टर्ड। तो चुपचाप आरसीएम में टैक्स पे कर देना, काम खत्म, ठीक है। सर अगर कमर्शियल डवेलिंग है तब यहाँ पर सप्लायर भी देखना पड़ेगा, रेसिपिएंट भी देखना पड़ेगा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भी अदर देन कॉम्पोजिशन वाला। अगर रेसिपिएंट कॉम्पोजिशन वाला है तो फॉरवर्ड, तो फिर तो सर क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज। फिर तो क्या होगा सर? फॉरवर्ड चार्ज होगा। अगर रेसिपिएंट कौन है? अदर देन कॉम्पोजिशन वाला है, रजिस्टर्ड है, अदर देन कॉम्पोजिशन है, मतलब नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम में, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज। समझ में आया सर? तो जैसे मान लो सर, फॉर एग्जांपल मान लो सर कोई जैसे मान लो सर क्या बोलते हैं, डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है, ठीक है, और ये कौन है सर? अनरजिस्टर्ड है। इसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी था और उसने उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट में दिया था, किसको? कंपनी को, मतलब अपने ही कंपनी को, जो मान लो ABC&Co है, जो अगेन कौन है सर? रजिस्टर्ड है। तो लॉ कहता है कि देखो रेंटिंग है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अज्यूम करते सर ये कमर्शियल है, मतलब अदर देन रेसिडेंशियल, ठीक है, कमर्शियल है। कौन दे रहा है? सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो चुपचाप यहाँ पर टैक्स पे होगा अंडर आरसीएम। कौन पे करेगा? ABC&Co। समझ में आया सर? सर समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो सर रेसिडेंशियल डवेलिंग है तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, कमर्शियल है तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड। सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो जाके वो भी अदर देन कॉम्पोजिशन, अदर देन कॉम्पोजिशन, तो ही जाके टैक्स पे। अगर कॉम्पोजिशन वाला है तो फिर अगेन फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। हाँ सर, सर थोड़ा समझ में आ गया। सर सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर इन बिजनेस कैपेसिटी, बिजनेस कैपेसिटी मतलब सर याद है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर को दो चीज मिलता है सर, एक तो सैलरी, एक प्रोफेशनल फीस या सिटिंग फीस। सैलरी तो 192, सैलरी तो सर सप्लाई नहीं है, लेकिन सैलरी के अलावा अगर उसको कुछ पैसा मिला है वो भी बिजनेस कैपेसिटी, मतलब बिजनेस कैपेसिटी मतलब सर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब उसने डायरेक्टर के कैपेसिटी में अगर उसने कुछ पैसा लिया, मतलब जैसे मान लो प्रोफेशनल फीस लिया, क्या बोलते हैं, सिटिंग फीस लिया, वो सब क्या है? इन दी कैपेसिटी डायरेक्टर ना, क्योंकि वो डायरेक्टर है इसलिए उसको पैसा मिल रहा है, प्रोफेशनल फीस और सिटिंग फीस, तो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है ना, इन दी बिजनेस कैपेसिटी है। तो उस केस में सर डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, मतलब डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी जो भी, तो उस केस में क्या होगा सर? टैक्स पे किया जाएगा बाय कंपनी। और ओब्वियसली यहाँ पर सर अगर 192 सैलरी है तब तो आरसीएम लगेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई नहीं है ना सर, सप्लाई तो होना चाहिए तभी जाके तो आरसीएम लगेगा सर। अगर 192 है तब तो सप्लाई नहीं है, तब तो आरसीएम भी नहीं है। क्लियर है? तो सर अगर प्रोफेशनल फीस अगर डायरेक्टर ले रहा है, या मान लो क्या ले रहा है, सिटिंग फीस, तो इस केस में फिर कंपनी, जो कंपनी ने जो पेमेंट किया कंपनी टैक्स पे करेगा, कंपनी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। समझ में आ गया सर? हाँ, अगर मान लो डायरेक्टर ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट में दिया है तो वो इस क्लॉज में नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर ने जो रेंटिंग में, मतलब जो इमोल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, रेंट में, तो मुझे बताओ वो जो रेंट में तुमने दिया है क्या वो इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है? नहीं, वो तो सर पर्सनल कैपेसिटी में दिया ना, वो तो तुम ऐसे भी दे सकते थे, डायरेक्टर हो या ना हो क्या फर्क पड़ता, वो तो तुम ऐसे भी दे सकते थे। तो दैट इज इन दी कैपेसिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल कैपेसिटी।
तो ये यहाँ नहीं आएगा, वो रेंटिंग यहाँ पर आ सकता है, लेकिन कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर इन बिजनेस कैपेसिटी, तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसी। और सर मैंने हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंने बार बार बोला है, पहले बोला था अगर कोई डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर वो क्या बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है होल टाइम नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली सर कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, ये लोग क्या होता है प्रोफेशनल्स, ये एम्प्लॉयज नहीं होते, ये लोग सुबह 9 से 6 तक काम नहीं करते, ये कभी कभी खाली अपना दर्शन दे देंगे, अपना चेहरा दिखा देंगे और चले जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है सर, वो एम्प्लॉयज नहीं है। एम्प्लॉयज तो कौन है, जो सुबह 10 बजे आता है, रात को 6 बजे या शाम को 6 बजे आता है। तुम बिग फोर में हो तो अलग बात है, हाँ, बट 10 से 6, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर एम्प्लॉयज नहीं होते, अगर एम्प्लॉयज नहीं है तो ऑटोमेटिकली उनको जो पैसा मिल रहा है वो सैलरी नहीं है सर, तो वो क्या है प्रोफेशनल इन द बिजनेस कैपेसिटी, तो उस केस में आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दे रहे हो तब तो चुपचाप आरसीएम में सर, लेकिन अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो चेक करना टीडीएस 192 194, अगर टीडीएस 192 में है तो सप्लाई नहीं है, 194 में है तो आरसीएम कंपनी टैक्स पे करेगा, ठीक है सर। यही मैंने लिखा है टीडीएस अगर 192 में तो आरसीएम अप्लाई नहीं होता, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सर, हमें बहुत बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने समझा दिया सर, ठीक है सर। अब आगे चलिए, आप बस बहुत हो गया सर। अगर तुम टीडीआर मतलब टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज क्या होता है सर, ये सर टीडीआर एफएसआई क्या होता है, टीडीआर का मतलब है सर टीडीआर का फुल फॉर्म है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, या एफएसआई का फुल फॉर्म है सर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सर होता क्या है ये बताइए, फुल फॉर्म तो हमें भी पता है सर, आप ये बताइए ना टीडीआर होता क्या, ये एफएसआई क्या होता है। तो जैसे मान लो सर, सॉरी सॉरी एक मिनट, हाँ अब सुनो ध्यान से सर, ये मान लो जैसे गोकुल धाम सोसाइटी है, क्या है सर गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है। इनके पास क्या है ना सर, इनके ऐसे मतलब मान लो इनके सोसाइटी में मान लो सर क्या बोलते हैं, ऐसे ब्लॉक ए बना हुआ है, ठीक है, ब्लॉक ए है ना, फिर ब्लॉक बी, और ऐसे मान लो एक ब्लॉक सी ऐसे बना हुआ है, ये सब ब्लॉक बना हुआ है सर। उसके बाद भी ना इनका एक सोसाइटी के अंदर कुछ स्पेस है, एक और स्पेस है जो वैकेंट पड़ा है, मतलब ऐसे खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये चाहे तो एक और ब्लॉक बना सकते हैं यहाँ पर, ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर एक और ब्लॉक बन सकता है, ब्लॉक डी, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ बनाया नहीं, ये ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर आराम आराम से एक और ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। अब मान लो ये जो वैकेंट पड़ा हुआ है ना सोसाइटी के अंदर, ये जो वैकेंट स्पेस, ये मान लो सर कोई बिल्डर है, बिल्डर, ठीक है, उस बिल्डर को पता चलता है कि गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर क्या है सर, एक वैकेंट स्पेस खरीदा है। तो वो जाता है सोसाइटी के पास और बोलता है सर आप हमें ये इस वैकेंट, ये आपका जमीन है सर, आपका जमीन आप रखिए कोई दिक्कत नहीं है सर, आप हमें क्या कीजिए इस जमीन के ऊपर डेवलपमेंट करने का राइट दे दीजिए, राइट, डेवलपमेंट करने का हक हक दे दीजिए, हमें डेवलपमेंट करने का राइट दे दीजिए। तो इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अब ये किसके पास पड़ा रहेगा, ओबियसली सोसाइटी के पास पड़ा रहेगा। तो ये क्या करेगा सर, ये जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट जो पड़ा हुआ है, ये जो वैकेंट एरिया है, इसको तुम ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट बोल सकते हो, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी बोल सकते हो, या फिर हो सकता है ये वैकेंट लैंड जो है ये क्या करे, सोसाइटी लीज में दे दे, बिल्डर को लीज में दे दे, ठीक है। लीज मतलब कौन सा है, लॉन्ग टर्म लीज। अब लॉन्ग टर्म लीज का सर मतलब कैसे, लॉन्ग टर्म लीज बेसिकली मतलब 30 ईयर्स और मोर, ठीक है, मतलब 30 ईयर्स के लीज में दे दे, 30 ईयर्स के लीज में दे दे, किसको दे दे सर, बिल्डर को दे दे। तो कुछ भी हो, डेवलपमेंट भी हो सकता है, एफएसआई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बिल्डर 30 साल उसमें जो करना करे, तो इस केस में क्या होगा सर, बिल्डर अब ये देखो जब ये गोकुलधाम सोसाइटी इस ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट को बेचेगा, मतलब जब वो सेल करेगा ना, ओबियसली बेचेगा ना, क्योंकि जमीन तो सोसाइटी का है, तो सोसाइटी उसका डेवलपमेंट राइट बेचेगा, जब बेचेगा तो पैसा देना पड़ेगा बिल्डर को। तो मान लो उसने ये टीडीआर बेचा मान लो 2 करोड़ में, अब इस 2 करोड़ के ऊपर बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। हालांकि यहाँ पर एक एग्जाम्पशन वाला पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो बस इतना याद रखो सर, ये जो 2 करोड़ में जो सोसाइटी ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट बेचा है बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। समझ में आया, हालांकि इसका एक एग्जाम्पशन से कनेक्शन है, बट अभी नहीं लेंगे सर, कंफ्यूजन होगा। तो सिंपल, कोई भी मतलब पर्सन, कोई भी पर्सन क्या है, उसने टीडीआर बेचा है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट बेचा है, या लीज में दिया है, या एफएसआई बेचा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसको बेचा है बिल्डर को, प्रमोटर मतलब बिल्डर या डेवलपर, तो बिल्डर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। ये मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया। तो 2 करोड़ के ऊपर बिल्डर टैक्स पे करेगा, जो क्योंकि बिल्डर ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट खरीदा है, तो जो 2 करोड़ का पैसा दिया उसके ऊपर सोसाइटी उससे पैसा चार्ज नहीं करेगा, सोसाइटी उससे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, डेवलपर देगा, ठीक है, डायरेक्टली टू गवर्नमेंट अंडर आरसीएम। सर अगर इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड किया, ये तो सिंपल है ना सर, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सर कमीशन, हालांकि कोई भी सर्विस हो सकता है सर, उनमें उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए कमीशन ले लिया, तो ये जो भी सर्विसेज है इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। सर वो एजेंट को नहीं देने का जरूरत है, एजेंट अपना बिंदास कमीशन लेगा और भाग जाएगा, टैक्स कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उसके बाद सर अगर कोई रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट, और उसने सर्विसेज किसको प्रोवाइड किया? बैंक को, बैंक को। यहाँ भी याद रखना एनी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज हो सर, कैसा भी हो, कोई भी हो, क्वेश्चन में कितना भी कंफ्यूज करने का ट्राई करे, कुछ नहीं। सर्विसेज कौन सप्लाई कर रहा है सर? रिकवरी एजेंट। किसको सर्विसेज दे रहा है सर? बैंकिंग कंपनी या एफआई या एनबीएफसी को दे रहा है। तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी या एफआई या एनबीएफसी, मतलब बैंकिंग कंपनी एफआई मतलब फाइनेंशियल एनबीएफसी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। लेकिन याद रखना बैंकिंग अगर मान लो सर कोई रिकवरी एजेंट है, कोई रिकवरी एजेंट है सर, ठीक है, उसने क्या किया सर, तो कोई रिकवरी एजेंट है, उसने सर्विसेज प्रोवाइड किया किसको? कार डीलर को, कार डीलर को। तो मुझे बताओ ये तो क्या आएगा सर? फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, है ना। सर रिकवरी एजेंट कौन होता है? सर रिकवरी एजेंट बेसिकली क्या है, अगर मान लो तुमने किसी को पैसा दिया और सामने वाला उस पैसे को लौटा ही नहीं ना, तो तुम क्या करोगे? गुंडे को भेजोगे, गुंडे को, है ना। वो गुंडा ही, गुंडा कौन होता है? वही गुंडा होता है रिकवरी एजेंट, ठीक है। वो गुंडे को हम रिकवरी एजेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या है, थोड़ा ऐसा अच्छा अच्छा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? रिकवरी एजेंट। लेकिन अब मान जैसे सर अब रिकवरी एजेंट सर बैंकिंग कंपनी को अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया, बैंक को, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, तो बैंक टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सर रिकवरी एजेंट बेसिकली क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? जैसे मान लो बैंक का क्या बहुत सारा एनपी होता है, एनपीए, तो उस एनपीए को रिकवर करने के लिए या रियलाइज करने के लिए पैसा, मतलब क्या बोलते हैं, एजेंट जो है वो बैंक से कमीशन वगैरह चार्ज करता है जो भी, तो बैंक टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, ठीक है। तो बैंक रेसिपिएंट है या एफआई एनबीएफसी टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम। उसके बाद सर अगर मान लो, हाँ ये है सर कौन? ये है आर्टिस्ट लोग, आर्टिस्ट लोग, मतलब वो नहीं कहते सर आर्ट, क्या बोलते हैं जो आर्टिस्ट लोग जो बोलते हैं सर हमारा काम बोलता है, हमारा काम, हमारा काम बोलता है सर, काम। तो वो लोग है, जैसे मान लो म्यूजिशियन हो गए, फोटोग्राफर हो गए, या कोई भी आर्टिस्ट है, उसने क्या किया सर? उसने अपना कॉपीराइट, कॉपीराइट जो है वो ट्रांसफर किया, मतलब हमने पढ़ा था सप्लाई ऑफ सर्विस टेम्पररी ट्रांसफर, तो उसने अपना कॉपीराइट जो है वो ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया? किसी को, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, किसी को भी सर। और कॉपीराइट किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट है सर ओरिजिनल, ओरिजिनल, चाहे ड्रामेटिक हो, म्यूजिकल हो या आर्टिस्टिक हो। याद रखना तीन चीजें सर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या आर्टिस्टिक। इन्होंने क्या किया सर? कॉपीराइट ट्रांसफर किया और बदले में रॉयल्टी चार्ज करा, रॉयल्टी। तो यहाँ पर याद रखना वो म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर जो है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। तो जैसे मान लो सर मैंने हनी सिंह का एग्जांपल लिया था, हनी सिंह ने क्या किया? अपना कॉपीराइट ट्रांसफर किया मान लो स्पॉटिफाई को, तो स्पॉटिफाई टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, स्पॉटिफाई रॉयल्टी पे करेगा और उसी रॉयल्टी के ऊपर स्पॉटिफाई टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। या मान लो हनी सिंह ने अपना गाना जो है सर वो क्या किया, कोई टी सीरीज को दे दिया, टी सीरीज को, है ना, टी सीरीज वगैरह को, तो टी सीरीज क्या करेगा? टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। समझ में आ गया सर? हाँ सर अब हमें समझ में आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा है सर, ठीक है। उसके बाद सर अगर कोई ऑथर है, ऑथर ने क्या किया? अपने बुक, उसका जो बुक है उसके ऊपर का उसका जो कॉपीराइट है वो किसको दे दिया सर? पब्लिशर को। और बदले में ऑथर क्या चार्ज कर रहा है? रॉयल्टी। जैसे मान लो सर मैंने कोई बुक बनाया और मैंने वो बुक क्या किया? टैक्समैन को दे दिया, टैक्समैन को बोला आप पब्लिश करो और बदले में आप रॉयल्टी देना। तो ऑथर कौन है? मैं हूँ ऑथर, और मैंने क्या किया? कॉपीराइट दिया है किससे? रिलेटेड टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, लिटरेरी, लिटरेरी, लिटरेरी मतलब बुक्स वगैरह, ठीक है। कोई भी बुक हो सकता है, फिक्शनल बुक हो सकता है, नोवेल हो सकता है, ये इनकम टैक्स का बुक, जीएसटी का बुक, कोई भी बुक्स है, ठीक है। तो मान तो ऑथर ने बुक बनाया और उसने उस बुक का कॉपीराइट किसको दे दिया? पब्लिशर को। और पब्लिशर से सर वो क्या ले रहा है? रॉयल्टी ले रहा है, तो पब्लिशर टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। तो सर ये दोनों पॉइंट सिमिलर है, वहां पर बस फर्क है वो म्यूजिक फोटोग्राफर वगैरह है और यहाँ पर ऑथर है। वहां पर वो ड्रामेटिक और म्यूजिकल आर्टिस्ट, ओरिजिनल, ओरिजिनल ड्रामेटिक, ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क है, और यहाँ पर है लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। तो टैक्स यहाँ वहां पर म्यूजिक कंपनी देता था या प्रोड्यूसर देता था, और यहाँ पब्लिशर देगा, वहां प्रोड्यूसर यहाँ पब्लिशर। लेकिन हाँ यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बोला अगर ऑथर चाहे तो टैक्स पे करेगा सर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। ऑथर टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। सर यहाँ पर हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑथर टैक्स पे कर सकते हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है सर। कंडीशन क्या है सर? उसको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड, डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन वो विड्रॉ नहीं कर सकता विद इन 1 ईयर। सर हमें कुछ भी नहीं समझ में आया सर, कुछ भी नहीं समझ में। यहाँ पर बेसिकली लॉ बोल रहा है सर कि ऑथर, अगर ऑथर कोई भी सर्विस, मतलब कॉपीराइट, बेसिकली कॉपीराइट, अगर उसने अपना कॉपीराइट ट्रांसफर किया है पब्लिशर को, तो पब्लिशर टैक्स पे करेगा आरसीएम। लेकिन ऑथर चाहे
तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट कर सकता है और ऑथर टैक्स पे करेगा। कंडीशन क्या है कि उसको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो डिक्लेयर करेगा अपने पोर्टल में कि भाई ये टैक्स पे करेगा। सेकेंड, वो एक और डिक्लेरेशन देगा अपने इनवॉइस में कि वो टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। और लास्ट क्या है सर, ये जो इसने क्या बोलते हैं जो डिक्लेरेशन दिया ना, डिक्लेरेशन, इसको ये विड्रॉ नहीं कर सकता फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल तक इसको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सच ऑप्शन कैन नॉट बी विड्रॉन विद इन 1 ईयर। तो 1 साल तक तुम उसे विड्रॉ, मतलब 1 साल तक तुमको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। 1 साल तक तुम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब ये सर हमारा सिमिलर है टू जीटीए। जीटीए केस में फॉरवर्ड चार्ज जैसा कंडीशन क्या, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही है सर, रजिस्ट्रेशन लो, डिक्लेरेशन दो पोर्टल में, इनवॉइस में, प्लस ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते 1 साल तक। ठीक है। अब इसमें सर एक आ सकता है, अगर मान लो सर कोई ऑथर है, अब जैसे इसमें इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, एक जानबूझ के बच्चों को अननेसेसरी मतलब टॉर्चर करने के लिए क्या करता है ना सर, मान लो ये ऑथर है, ये पब्लिशर है, मैंने तो सिंपल है सर, ऑथर पब्लिशर है तो पब्लिशर टैक्स पे करेगा डायरेक्ट से। ठीक है। और या फिर ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है। अब मान लो सर अगर क्या करता है पब्लिशर जो है सर, वो आरसीएम पे टैक्स पे नहीं करता, वो बोलता है मैं तो पे नहीं करूंगा, जा मैं तो पे नहीं करूंगा, जो करना है कर लो, मैं तो पे नहीं करूंगा अंडर आरसीएम। तो उस केस में याद रखना, फिर उस केस में क्या होगा, ऑथर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर पब्लिशर बोल रहा है मैं पे नहीं करूंगा, तो फिर भाई ऑथर को आरसीएम में देना पड़ेगा, कंडीशन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर सकते 1 साल तक। ठीक है। 1 साल के बाद चाहो तो तुम विड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 साल तक तो तुमको फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर पब्लिशर मना कर देता है आरसीएम पे टैक्स पे करने के लिए, तो फिर ऑथर को देना ही पड़ेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर है सर। हाँ सर, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या होगा सर नेक्स्ट, तो सर देखो, हमने सर इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट पढ़ लिया, उसके बाद ऑथर पढ़ लिया और आर्टिस्ट पढ़ लिया, ऑथर और आर्टिस्ट। अब आते हैं सर, अगर कोई मेंबर है ओवरसीइंग कमिटी का, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किया आरबीआई को, तो आरबीआई टैक्स पे करेगा सर अंडर। सर आरबीआई को भी देना पड़ता है टैक्स, हाँ आरबीआई को भी देना पड़ता है सर अंडर आरसीएम। ठीक है सर। मेंबर्स ऑफ कमिटी से, ये ओवरसीइंग कमिटी क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, जो बड़ा बड़ा लोन्स है ना, जैसे बड़ा बड़ा लोन्स करोड़ में, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000, ये सब बड़ा बड़ा लोन्स को क्या करते हैं ये लोग, मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर। तो इसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। अब ये लोग जो मॉनिटर करते हैं तो पैसा तो लेंगे, तो आरबीआई यहाँ पर, अब ये लोग मेंबर्स लोग टैक्स नहीं पे करेगा, कौन टैक्स पे करेगा, आरबीआई वाला टैक्स पे करेगा अंडर आरसी। ठीक है। उसके बाद सर अगर कोई डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब जो बेसिकली क्या है सर, बैंकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह बेचता है, तो सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल दिया जाता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डीएसए किसको दिया है, बैंक को, बैंक को, चुपचाप याद रखना इंडिविजुअल होना चाहिए, बस इंडिविजुअल। कौन होना चाहिए सर, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल। किसको दिया है सर, बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को, तो फिर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी टैक्स पे अंडर आरसी। अगर मान लो यही एजेंट कौन है सर, बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आया। तो क्वेश्चन में बहुत केयरफुली देखना कि ये डीएसए कौन है, इंडिविजुअल है या अदर देन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है तो ही जाके आरसीएम आएगा और बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगा। ठीक है सर। हाँ सर, ये भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद सर बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेगा। और या फिर कोई एजेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सर हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। पहले तो सर मैं इसका डिफरेंस समझता है क्या, देखो यहाँ पर हम लेते हैं सर बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, और एक लेते हैं सर एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर टू बिजनेस फैसिलिटेटर, ये हो गया। और एक हो गया सर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंक, और एक होता है सर एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है। अब बताओ सर फॉरवर्ड रिवर्स, देखो बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है बैंक को, तो यहाँ तो चुपचाप आरसीएम, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर क्या पड़ा है, ऊपर क्या पड़ा है, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक, बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक, तो बैंक टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। सर एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर टू बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। सर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंक, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फॉरवर्ड चार्ज। हाँ एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये क्या होगा, रिवर्स चार्ज। इसका भी सर एग्जामिशन से एक कनेक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जामिशन से बहुत सारा पॉइंट्स कनेक्टेड है, बट वहां पढ़ेंगे ना, क्यों टेंशन लेना। ठीक है। तो सर याद रखना, बी केयरफुल, क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या है, बिजनेस फैसिलिटेटर है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, तो आरसीएम, और एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट दे रहा है बिजनेस को, तो ही आरसीएम। ये दो केस याद रखना आरसीएम में, बाकी सब फॉरवर्ड है, बाकी सब फॉरवर्ड है। ठीक है। याद रखना फैसिलिटेटर टू बैंकिंग, एजेंट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट।
आज सर फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट में क्या डिफरेंस है सर? हमें तो सिमिलर लग रहा है सर। तो फैसिलिटेटर का काम होता है सर एक बैंक का क्या बोलते हैं सर, अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, है ना, बैंकिंग बिजनेस या बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना आम पब्लिक को। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करता है सर? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या करता है, बैंक के बिहाफ में, जहां बैंक नहीं पहुंच पाता, जहां बैंक नहीं पहुंच पाता वहां पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उस बैंक के बिहाफ में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट करता है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन है सर? जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट करता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, जहां बैंक नहीं पहुंच पाता। और बिजनेस फैसिलिटेटर क्या है सर? जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट के बीच में। ठीक है, बाकी सर हमारे लिए डिफरेंस कोई रिलेवेंट नहीं, हमारे लिए तो मतलब प्रोविजन रिलेवेंट है, आरसीएम कब लगेगा कब नहीं लगेगा। क्लियर? अगर तुम, मैं तो बोला था सर ये वाला सप्लाई में, अगर तुम सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, मतलब बाहर वाले पर्सन से तुमने इंपोर्ट किया, जो इंडिया में इंपोर्टर है उसने इंपोर्ट किया, बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट किया, तो आरसीएम। सर अगर गुड्स इंपोर्ट किया है, तो गुड्स इंपोर्ट किया है तो सर उस केस में तो कस्टम्स ड्यूटी है, वो जीएसटी में नहीं आता, तो ये जीएसटी में नहीं आता। हमें हमारा ये यहाँ पर, यहाँ ये इसमें भी इंपोर्टर टैक्स पे करेगा, लेकिन वो एज पर कस्टम्स एक्ट है, जीएसटी नहीं। जीएसटी में क्या, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो जब क्वेश्चन में दिख जाए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पर याद रखना, तुम अगर सर्विसेज इंपोर्ट कर तो टैक्स पे करोगे ना। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स दिखे क्वेश्चन में, तो उस केस में फिर याद रखना एज पर जीएसटी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, एज पर कस्टम तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, अलग बात है, बट यहाँ पर आरसीएम का लाइबिलिटी फिर यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो सर्विसेज इंपोर्ट करो तो आरसीएम का लाइबिलिटी, गुड्स इंपोर्ट करो तो आरसीएम का लाइबिलिटी नहीं है एज पर जीएसटी। एज पर कस्टम ड्यूटी तो है, एज पर कस्टम्स एक्ट तो है, लेकिन एज पर जीएसटी कुछ नहीं है। ठीक है, आरसीएम का लाइबिलिटी नहीं है। अब आते हैं सर हम तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज याद रखना। ठीक है, अब सर अगर तुम सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करो, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, किसको दे रहे हो? रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, मतलब रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कौन है सर? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अगेन कौन? अगेन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब हमने पढ़ा था सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वैसे ही सिक्योरिटी सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन बॉडी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, किसको दे रहा है सर? रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर? टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। सर हमें कुछ भी नहीं समझ में आया क्या है सिक्योरिटी सर्विसेज, देखो ध्यान से। सबसे पहले लॉ ने क्या बोला है? सिक्योरिटी सर्विसेज। अब देखो सिक्योरिटी सर्विसेज तो बहुत तरीके का हो सकता है सर, जैसे मान लो सर कोई डॉग स्निफर सर्विसेज। अब ये डॉग स्निफर भी क्या होता है सर? सिक्योरिटी सर्विसेज होता है। या मान लो सीसीटीवी सर्विसेज, ये भी क्या होता है? सर्वेलेंस, ये सब सर्वेलेंस होता है। या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया कैसे? बॉडी गार्ड, तुमको मान लो 3-4 बॉडी गार्ड दिया ना, क्योंकि तुमको धमकी वमकी आया है, सब है ना, धमकी वमकी आया तुमको, तो तुमको हमने बॉडी गार्ड दिया। तो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज, ये तो ये रिवर्स चार्ज में नहीं आते, ये फॉरवर्ड में आएगा, सीसीटीवी फॉरवर्ड में आएगा। तो रिवर्स चार्ज में कौन सा आता है? ये बॉडी गार्ड वाला, मतलब जहां पर पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब सिक्योरिटी पर्सन, मतलब बेसिकली जहां पर हमारा मैन पावर इन्वॉल्व है, मैन पावर। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल किसको दिया जा रहा है सर? एक रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। सप्लायर कौन है? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब सर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया सर? मान लो अनदर पार्टनरशिप फर्म को। कौन है सर? रजिस्टर्ड है। तो चुपचाप सर कौन है? ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। किसको दिया जा रहा है सर? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर टैक्स पे किया जाएगा अंडर आरसीएम। ठीक है, अच्छा मान लो सर अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज है, किसने प्रोवाइड किया? एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो मैंने क्या बोला? ये कौन है सर? बॉडी कॉर्पोरेट है। और मैंने क्या बोला? सप्लायर कौन होगा? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस केस में फिर क्या होगा सर? इस केस में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया सर? हाँ सर, अब समझ में आ रहा सर, मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। और ये भी अदर देन कॉम्पोजिशन सर, ये भी अदर देन, मतलब जो रेंटिंग में था वही, अदर देन कॉम्पोजिशन। हाँ, अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज किसको दिया जा रहा है सर? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब मान लो तुमने जीएसटी डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी सर्विसेज दिया, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जीएसटी सर्विसेज सॉरी सिक्योरिटी सर्विसेज दिया, या फिर मान लो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सिक्योरिटी सर्विसेज दिया, तो और वो उन्होंने सिर्फ टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया, तो उस केस में अगेन आरसीएम नहीं आएगा, उस केस में अगेन आरसीएम नहीं आएगा। ठीक है, तो सर आरसीएम कब आएगा? सिक्योरिटी सर्विसेज दिया है नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने रजिस्टर्ड पर्सन को, और कौन होगा? अदर देन कॉम्पोजिशन, अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फिर यहाँ पर फिर आरसीएम नहीं आता। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया है, गवर्नमेंट एजेंसी को दिया, या फिर लोकल अथॉरिटीज को दिया, जिन्होंने सिर्फ टीडीएस का रजिस्ट्रेशन लिया, टीडीएस, तो उस केस में आता है आरसीएम फिर अप्लाई नहीं होता। ठीक है,
सिमिलर टू जीटीए, सिमिलर टू जीटीए सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ भी सर 12% हट गया, ठीक है। देखो, 2 अमेंडमेंट मैंने यही बता दिया, यहाँ भी 12 हटा है, जीटीए में भी 12 हटा है। ये 12 हट के कितना हो गया? 18। तो जहां जहां 12 था वो 18 हो गया, जहां जहां 12 है वो 18 हो गया, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में, अगर मान लो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट डालता है और क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बोलते रेट 12 है, तो फिर 12 है भाई। देखो, अगर क्वेश्चन में बोल दिया 12 तो 12 है, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो फिर अलग बात है, तो फिर 18 लोगे। तो समझ में आया? क्वेश्चन में बोल दिया 12 तो फिर 12 है भाई, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अब सर क्या है, अगर मान लो मोटर व्हीकल का रेंटिंग, हाँ तुमने मोटर व्हीकल रेंट में दिया है पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, जहाँ कॉस्ट ऑफ फ्यूल तुम्हारे कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है। सप्लायर अगेन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। स्पॉन्सरशिप, देखो स्पॉन्सरशिप में भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, सिक्योरिटी में नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, रेंटिंग में भी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और यहाँ पर कौन है सर? बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रहा है सर? बॉडी कॉर्पोरेट। सर सर हाँ हाँ, अब देखो क्या है रेंटिंग। सर रेंटिंग वाला पॉइंट कहाँ गया? रुको एक मिनट। हाँ, मान लो सर मिस्टर ए है, मिस्टर ए, ठीक है। ये कौन है सर? नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। इसने क्या किया सर? मोटर व्हीकल रेंट में दिया, मोटर व्हीकल रेंट में दिया। मान लो कैब, कैब वगैरह रेंट में दिया। किसको दिया? मान लो सर टीसीएस को दिया, टीसीएस। टीसीएस कौन है सर? बॉडी कॉर्पोरेट। तो मोटर व्हीकल रेंट में दिया है, और जब उन्होंने रेंट में दिया तो ये लोग क्या करते हैं सर? 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं, और इसी 1 लाख के अंदर फ्यूल का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। मतलब ये लोग 1 लाख लेते हैं इंक्लूडिंग फ्यूल, मतलब फ्यूल का कॉस्ट इसी 1 लाख के अंदर है। टीसीएस को अलग से फ्यूल देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 लाख है इंक्लूडिंग फ्यूल। तो इस केस में याद रखना, अगर रेंटिंग है मोटर व्हीकल का, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट याद रखना टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, ठीक है, अंडर आरसीएम। अगर मान लो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड नहीं होता तो फिर यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज होता, या मान लो बॉडी कॉर्पोरेट होता तो अगेन फॉरवर्ड चार्ज होता, या फिर टीसीएस अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होता तो अगेन फॉरवर्ड चार्ज होता। मतलब सर इसका एक बार मैं ये बता देता हूँ क्या बोलते हैं। अगर रेंटिंग हो रहा है, देखो रेंटिंग हो रहा है इसका मोटर व्हीकल का, ठीक है। कौन कर रहा है सर? फर्स्ट बाई नॉन बॉडी कॉर्पोरेट या बाई बॉडी कॉर्पोरेट। अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है बाई बॉडी कॉर्पोरेट, तब तो सर क्या है? आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा सर? फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, और किसको रेंट में दे रहा है सर? या तो बॉडी कॉर्पोरेट या अगेन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। अगेन नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है तो अगेन आरसीएम अप्लाई नहीं होगा सर। अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट ने बॉडी कॉर्पोरेट को दिया रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, अब चेक करना सर क्या कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है या नहीं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड, यस, या फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है सर, नहीं है, तो फिर अगेन अगेन आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, अब देखो कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर इंक्लूडेड तो फर्दर एक चीज और आता है सर, इनवॉइस। अगर तुमने इनवॉइस, इनवॉइस किसने? जो जो सप्लायर है, अगर वो इनवॉइस में 18%, सॉरी 12 तो है नहीं सर, 18 है अभी, है ना। अगर उसने क्या किया 18% टैक्स चार्ज किया, 18%, तो फिर क्या हो जाएगा सर? तो फिर क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर उसने क्या है इनवॉइस इशू किया है और वहां पर उसने 18% चार्ज नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? आरसीएम। तो सर आरसीएम आने के लिए बहुत सारा कंडीशन है सर। सबसे पहले रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए, सेकंड नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, थर्ड बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, फोर्थ कॉस्ट ऑफ फ्यूल हैज टू बी इंक्लूडेड, एंड फिफ्थ क्या है सर? जो इनवॉइस है वो 18% वाला नहीं होना चाहिए, तो उस केस में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। और कितना टैक्स पे करेगा? 5%, मतलब सिमिलर टू जीटी, सिमिलर टू जीटी। तो देखो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है सर, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा। हाँ अगर हाँ देखो मैंने बोला ना, अगर कौन है? डज नॉट इशूज इनवॉइस। अगर वो इनवॉइस इशू कर दिया 18% वाला, तब तो फॉरवर्ड है। अगर इनवॉइस इशू नहीं किया 18% वाला, तो रिवर्स है, तो जाके रिवर्स है। ये मैंने समझा दिया, ठीक है सर। इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है, बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है सर। सिक्योरिटी सर्विसेज भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है, जीटीए भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है सर, ये डीएससी भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है सर, है ना। उसके बाद सर और क्या बनता है? डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, रेंटिंग, रेंटिंग सर, रेंटिंग तो गवर्नमेंट का स्पेशल, सॉरी आईसीए का स्पेशल है रेंटिंग तो रेंटिंग तो पढ़ के जाना है सर। आरसीएम खत्म, हाँ ये टोटल 17 पॉइंट्स है। हालांकि इसमें सर एक दो और है, बट वो तुम्हारे सीए फाइनल में, तो इसलिए मैंने लिया नहीं है, ठीक है। एक दो और है सर, जैसे मान लो सिक्योरिटी लेंडिंग वगैरह, वो सब है।
लेकिन ठीक है वो हमारे नहीं है सर, तो फिर हमें नहीं पढ़ना। अब आते सर हम ईसीओ के ऊपर, ठीक है सर। ईसीओ कौन है? ईसीओ कौन है सर? अब ईसीओ सर मैं क्या ही समझाऊं, तुम्हें तो पता ही होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वगैरह, मतलब जो बेसिकली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है ना। मतलब तुम सामान बेचते हो अमेजोन के थ्रू से, और पेमेंट कैसा आता है? पेमेंट पहले कस्टमर अमेजोन को देगा, अमेजोन वाला तुमको देगा। तो पेमेंट आ रहा है सर किसके थ्रू से? थर्ड पर्सन के थ्रू से पेमेंट आ रहा है सर, थर्ड पर्सन के थ्रू से। क्लियर है? तो ईसीओ कौन है सर? जो जिसका खुद का कोई प्लेटफॉर्म है और वो सर्विसेज वगैरह सप्लाई, मतलब उसके थ्रू तुम सर्विसेज या गुड सप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम ईसीओ कहते हैं सर। ये जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मंत्रा, ठीक है। एक चीज याद रखना, देखो इसमें एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं पहले ही बता देता हूँ। ये है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे मान लो सर नाइकी, नाइकी ने मान लो अगर उनका खुद के प्लेटफॉर्म, मतलब खुद का प्लेटफॉर्म उनका, मतलब उनका खुद का एप्लीकेशन है, नाइकी का खुद का मान लो वेबसाइट है, ठीक है, उसका खुद का वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के थ्रू से उन्होंने सामान बेचा है, मतलब कोई जूता वगैरह, गुड्स वगैरह बेचा है, तो क्या ये नाइकी का वेबसाइट को हम ईसीओ बोलेंगे क्या? ना, दिस इज नॉट एन ईसीओ। ईसीओ कौन है सर? बेसिकली ईसीओ वो पर्सन है, मतलब मान लो नाइकी है और ये मान लो अमेजोन है, ठीक है, और अमेजोन के थ्रू से इन्होंने कस्टमर को सामान बेचा है, कस्टमर ने पेमेंट अमेजोन को किया, अमेजोन ने नाइकी को दिया, तब जाके इस अमेजोन को हम क्या बोलते हैं? ईसीओ। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा सर? तो ईसीओ कौन है? जिस थर्ड, मतलब किसी और के थ्रू से तुमने सामान दिया है और उसका पेमेंट ईसीओ के थ्रू से जा रहा है, ईसीओ के थ्रू से जा रहा है, तो उसको ईसीओ बोलते हैं। अब सर ऐसा कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है, अब सुनो मेरा बात, देखो क्या, अब हालांकि एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, मान लो ये सप्लायर है सर, ठीक है, ये ईसीओ, और ईसीओ के थ्रू से तुम सामान बेचते हो रिसिपेंट को, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होगा, तुमने तो, सप्लायर तो कोई और है ना, ईसीओ सप्लायर थोड़ी है सर, ईसीओ तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, सप्लायर तो कोई और है। तो सप्लायर क्या करता है? इनवॉइस इशू करता है, प्लस जीएसटी चार्ज करता है ना, और रिसिपेंट क्या करता है? पेमेंट करता है। किसको पेमेंट करेगा वो? ईसीओ को पेमेंट करेगा, और ईसीओ जो होता है वो सप्लायर को पे कर देता है। हाँ याद रखना, जब ईसीओ सप्लायर को पे करता है तो वो टीसीएस कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर पे करता है। ठीक है, समझ में आया सर? अब ये सर 9(5) हम क्या पढ़ रहे हैं? 9(5) ये बोल रहे हैं, 9(5) क्या बोल रहे हैं कि सप्लायर जो है, सप्लायर ईसीओ के थ्रू से सप्लाई कर रहा है, ईसीओ के थ्रू से सप्लाई कर रहा है सर। किसको सप्लाई कर रहा है? रेसिपिएंट को। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है सर? सप्लायर जो है वो इनवॉइस इशू करता है रेसिपिएंट को और जीएसटी चार्ज करता है। अब ये क्या कह रहा है? 9(5) कहता है कि अगर मेरे अंदर कोई सर्विसेज है, अगर कोई सर्विसेज है सर जो 9(5) के अंदर है, 9(5) के अंदर, किसके अंदर, किसके अंडर सर? 9(5) के अंडर है, तो यहाँ पर याद रखना, सप्लायर, सप्लायर जो है ना, वो रिसिपिएंट से टैक्स चार्ज नहीं करेगा, सप्लायर रिसिपिएंट से टैक्स चार्ज नहीं करेगा सर। यहाँ अगर 9(5) के अंडर, तो ईसीओ क्या करेगा? डायरेक्टली, डायरेक्टली रिसिपिएंट से टैक्स चार्ज करेगा और डायरेक्टली पे कर देगा किसको? गवर्नमेंट को, और कंपलसरी पे करेगा, कंपलसरी। समझ में आ रहा है सर? सिमिलर टू आरसीएम है, हालांकि आरसीएम अलग है, बट हाँ सिमिलर टू आरसीएम। तो ईसीओ यहाँ पर क्या करेगा सर? डायरेक्टली टैक्स पे कर देगा अंडर गवर्नमेंट, और ईसीओ यहाँ पर इनवॉइस इशू करेगा। ईसीओ ही सर यहाँ पर इनवॉइस इशू करता है, ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है सर, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, ईसीओ इनवॉइस इशू करेगा और ईसीओ ही टैक्स पे करेगा डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। यहाँ सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। कौन सा सर? सर्विसेज अंडर 9(5). सर्विसेज याद रखना, गुड्स नहीं है, सिर्फ सर्विसेज है, सर्विसेज, और वो भी कौन से? नोटिफाइड सर्विसेज। तो याद रखना, अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर कोई सर्विसेज नोटिफाइड है अंडर 9(5), तो उस केस में याद रखना, ईसीओ डायरेक्टली, हम ईसीओ को बोलेंगे डीम्ड टू बी अ सप्लायर, और ईसीओ टैक्स पे कर देगा डायरेक्टली, खत्म, बात ही खत्म सर। लेकिन सर अगर कोई सर्विसेज नॉट नोटिफाइड है, मतलब नोटिफाइड नहीं है, या फिर मान लो कोई गुड्स है, ठीक है, तो उस केस में फिर उस केस में क्या होता है ना, ईसीओ क्या करता है? टीसीएस, टीसीएस कलेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर नोटिफाइड है तब तो ईसीओ को डीम टू बी सप्लायर और ईसीओ डायरेक्टली टैक्स पे कर देगा। लेकिन अगर नोटिफाइड नहीं है तो फिर नॉर्मल है, सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा, सप्लायर पे करेगा, लेकिन उस केस में आ जाएगा टीसीएस अप्लाई हो जाए। अब टीसीएस में समझाऊंगा टीसीएस के चैप्टर में। तो अगर 9(5) वाला सर्विस है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा डायरेक्टली, अगर 9(5) नहीं है तो उस केस में ईसीओ क्या करता है? टीसीएस कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब उसका मैं टीसीएस का पूरा हम अंडरस्टैंडिंग हम टीसीएस के चैप्टर में लेंगे, अभी नहीं। क्लियर है? तो सर अब ऐसा कौन कौन सा सर्विस है जहां पर ईसीओ डायरेक्टली टैक्स पे करता है? डायरेक्टली टैक्स पे करता है, डायरेक्टली। कौन सा सर? सबसे पहले तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे कोई भी मोटर व्हीकल हो अदर देन ओमनी बस।
ठीक है, कोई भी मोटर व्हीकल हो अदर देन ओमनी बस। जैसे मान लो सर, अब इसमें होता क्या, मैं एक एग्जांपल लूंगा, बार बार तो हम नहीं लेंगे सर, एक एग्जांपल लेंगे पूरा समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो सर ये है रैपिडो, ठीक है, और ये मान लो है सर कोई क्या बोलते हैं टैक्सी वाला बोल लो, या बाइक वाला बोल लो, या कैब वाला बोल लो, ठीक है, जो भी है सर, टैक्सी वाला, बाइक वाला, कैब वाला। ये लोग क्या करता है सर, रैपिडो में अपने आप को लिस्ट कराता है, और रैपिडो के थ्रू से ये लोग क्या करता है सर, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको प्रोवाइड किया सर, कस्टमर। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होता है, अगर अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, ठीक है, कौन है सर, क्या है सर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। क्लियर। और किसके थ्रू से प्रोवाइड कर रहे हो सर, ईसीओ के थ्रू से, मतलब ये जो है टैक्सी वाला, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। और रैपिडो क्या है सर, रैपिडो तो ईसीओ ही है ना, ईसीओ है सर, क्योंकि रैपिडो को पैसा देगा, रैपिडो इसको देगा। अगर ईसीओ के थ्रू से प्रोवाइड करो तो यहाँ पर क्या होता है याद रखना, अब कस्टमर यहाँ पर जो भी पेमेंट करेगा उसके ऊपर याद रखना रैपिडो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, रैपिडो जीएसटी पे करेगा अंडर 9(5). समझ में आया। तो मान लो अगर मतलब रैपिडो क्या करेगा, कस्टमर से टैक्स लेगा, जो भी है 100 रुपये 200 रुपये का जो बिल है उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो लेगा, और रैपिडो डायरेक्टली किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, और ये कंपलसरी पेमेंट है, पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर आईटीसी का कोई बेनिफिट नहीं है, कंपलसरी पेमेंट। यहाँ पर क्या ये टैक्सी वाला टैक्स पे करे सर, ये जीएसटी पे करेगा क्या, ना ये जीएसटी नहीं पे करेगा, जीएसटी कौन पे करेगा, रैपिडो वाला। ठीक है, तो ये और ये होता है सर, कोई भी कभी इनवॉइस उठा के देख लेना, ओला उबर या रैपिडो यही लोग जीएसटी पे करते हैं अंडर 9(5). ठीक है सर, अगर हाँ अगर ओमनी बस है सर, ओमनी बस, तो भी उस पर भी अगेन, अब देखो अब सर सबसे पहले तो क्वेश्चन है व्हाट इज ओमनी बस, क्योंकि आपने ऊपर भी बोला कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है थ्रू एनी व्हीकल अदर देन ओमनी बस। तो ओमनी बस लॉ बोलता है, ओमनी बस कौन है सर, ओमनी बस वो है जिसका सिटिंग कैपेसिटी मोर देन 6 पैसेंजर्स है। कितना है सर, मोर देन 6 पैसेंजर्स। कहाँ लिखा हुआ है सर, ये मोर देन 6 पैसेंजर्स, मतलब ओब्वियसली पैसेंजर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर है ना सर, इसका मतलब मोर देन 6 मतलब कितना, 7 पैसेंजर्स प्लस 1 ड्राइवर, मतलब कितना है सर, 8। मतलब कहने का मतलब जिसका सिटिंग कैपेसिटी क्या है सर, क्या बोलते हैं सर, 8 पर्सन का है, सिटिंग कैपेसिटी कितने का है, 8 पर्सन का है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनी बस। मतलब मोर देन 6 मतलब 7 प्लस 1 ड्राइवर 8, तो अगर 8 सिटिंग कैपेसिटी कितना है, 8 पर्सन का, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, ओमनी बस। लेकिन हमें ऐसे याद है ना, हमें याद रखना मोर देन 6 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। सिटिंग कैपेसिटी क्या है, मोर देन 6 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, मोर देन 6 एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं है सर, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, शॉर्ट में याद रखना ना 8। ठीक है, तो अगर उसको हम क्या कहेंगे, ओमनी बस। जैसे मान लो बेसिकली सर मिनी बस, अब मिनी बस वगैरह का क्या होता है, उनका सीटिंग कैपेसिटी 15 20 या 25 होता है, तो ये जो मिनी बसेस वगैरह नहीं है इनको हम ओमनी बस बोलते हैं, उनका सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 6 होता है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। तो ओमनी बस अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, और किसके थ्रू से प्रोवाइड कर रहा है, ईसीओ के थ्रू से, तो उस केस में ईसीओ टैक्स पे करेगा अंडर अंडर आरसी। लेकिन हाँ इसमें एक एक्सेप्शन, आप ध्यान, एक्सेप्शन देखो क्या है, एक्सेप्शन ये है सर, अगर ये ओमनी बस वाला, अगर ओमनी बस वाला कंपनी है तो क्या होगा, अगर ओमनी बस वाला कंपनी नहीं है तो क्या होगा। अब सुनो, अगर ओमनी बस वाला कंपनी है, अगर ओमनी बस वाला सर क्या है, कंपनी है, तो उस केस में फिर याद रखना ओमनी बस ही टैक्स पे करेगा, ओमनी बस वाला ही टैक्स पे करेगा, नॉर्मली टैक्स पे करेगा ओमनी बस वाला। ठीक है, लेकिन अगर ओमनी बस वाला कंपनी नहीं है तो इस केस में फिर याद रखना टैक्स कौन पे करेगा सर, टैक्स पे करेगा ईसीओ, ईसीओ। ठीक है, तो चेक करना सर कि ये जो ओमनी बस वाला है, ओमनी बस वाला ये कौन है, ये इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया ऑलरेडी एक बार। ठीक है, तो अगर ओमनी बस वाला कंपनी है तब तो फिर कंपनी ही टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज है ना। लेकिन अगर ओमनी बस वाला कंपनी नहीं है सर, अगर ओमनी बस वाला कंपनी नहीं है तो फिर ईसीओ टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, ओमनी बस के थ्रू से प्रोवाइड कर रहे हो, ईसीओ टैक्स पे करेगा, एक्सेप्ट 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 अगर ओमनी बस वाला कौन है सर, कंपनी। तो याद रखना, अगर अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सर ये बस वाला है, ठीक है, और ये बस वाले ने क्या किया, रेड बस में क्या किया, अपने बस को लिस्ट किया और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पैसेंजर्स या कस्टमर्स को। तो अब चेक करना, अगर ये बस वाला कंपनी है तब तो बस वाला टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड। अगर बस वाला नॉन कंपनी अदर देन कंपनी है तो फिर टैक्स कौन पे करेगा, रेड बस पे करेगा अंडर 9(5). समझ में आया सर, हाँ सर आप समझ में आ गया, अब समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्या है सर, अगर अगर क्या करें सर हम,
हाँ, अगर क्या कर रहे हैं, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी होटल में, किसमें प्रोवाइड कर रहे हैं सर, होटल में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बेसिकली होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ईसीओ के थ्रू से प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो उस केस में भी ईसीओ टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। लेकिन याद रखना, अगर वो होटल वाला कौन है सर, होटल वाला अगर लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, याद रखना, अगर होटल वाला लायबल है, मतलब अगर उसका टर्नओवर क्रॉस करता है, होटल वाला लायबल है, तो फिर होटल वाला टैक्स पे करेगा। अगर होटल वाला लायबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। जैसे मान लो एमएमटी, गो आईबीबो, एयरबीएनबी, ट्रिप एडवाइजर, ओयो, ये सब क्या है, होटल, इनके थ्रू से ये लोग सब क्या है, ईसीओ है, इनके थ्रू से होटल अकोमोडेशन सर्विसेज दिया जाता है। तो ये अगर ईसीओ के थ्रू से होटल अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हो, तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। लेकिन चेक करना, होटल वाला क्या, अगर होटल वाला नॉट लायबल टू बी रेशड होना चाहिए। अगर होटल वाला लायबल टू बी रेशड है, अगर होटल वाला लायबल टू बी रेशड है सर, तो फिर होटल वाला टैक्स पे करेगा, होटल वाला टैक्स पे करेगा। क्लियर है? तो चेक करना होटल वाला कौन है। अगर होटल वाला अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ, अगर होटल वाला रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रेशड है, तो फिर होटल वाला टैक्स पे करे। ठीक है? सिमिलरली सर हाउसकीपिंग, जैसे अर्बन क्लैब के थ्रू से अगर तुमने कोई हाउसकीपिंग सर्विसेज किया, सेम, अगर वो हाउसकीपिंग वाला बंदा अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे करेगा डायरेक्टली। अगर वो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तब जाके फिर ईसीओ टैक्स पे करेगा। ठीक है? सिमिलर सर, ये जो हाउसकीपिंग सर्विसेज ईसीओ पे करता है, अगेन एक्सेप्ट where the person supplying the services through ECO is liable for registration। मतलब सिंपल है सर, जहां पर देखो हाउसकीपिंग और होटल अकोमोडेशन में सेम कंसेप्ट है सर, हाउसकीपिंग और होटल अकोमोडेशन में सेम कंसेप्ट है। अगर सप्लायर सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, तो चुपचाप सप्लायर टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या नॉट लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, तब जाके ही ईसीओ टैक्स पे करेगा, तब जाके ईसीओ। हाँ, क्लियर है? ओमनीबस के केस में आता है ना, कंपनी था, ओमनीबस के केस में रजिस्टर्ड नहीं था, ओमनीबस कंपनी, अगर ओमनीबस वाला कंपनी है तो ओमनीबस वाला पे करेगा, अगर ओमनीबस वाला कंपनी नहीं है तो फिर ईसीओ मतलब रेड बस पे करेगा। क्लियर है? सिमिलरली सर एक और है रेस्टोरेंट सर्विस। हाँ, याद है, रेस्टोरेंट के केस में तो होता ही होता है सर। अगर रेस्टोरेंट वाला जैसे जोमेटो और स्विगी के थ्रू से तुमको खाना वगैरह पहुंचाता है, तो उसके इसमें याद रखना, जोमेटो और स्विगी वाला टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम। ठीक है? हाँ, लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर ये रेस्टोरेंट वाला कोई होटल के अंदर है, मतलब कोई रेस्टोरेंट है और वो होटल के अंदर है, होटल के अंदर, जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है जो मेफेयर के अंदर है, और तुमने उसके उस रेस्टोरेंट के थ्रू से खाना मंगवाया जोमेटो के थ्रू से, तो लॉ कहता है अगर वो रेस्टोरेंट होटल के अंदर है और उस होटल का टैरिफ क्या है सर, मोर देन 7,500 है, मोर देन 7,500 है पर यूनिट पर डे। मतलब चेक करना, मतलब पहले तो चेक करना, ये रेस्टोरेंट वाला अगर होटल के अंदर है, तो होटल वाले का टैरिफ चेक करना, टैरिफ अगर मोर देन 7,500 पर डे पर रूम या पर यूनिट, तो उस केस में फिर याद रखना, उस केस में फिर ये रेस्टोरेंट वाला टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। उस केस में फिर जोमेटो या स्विगी वाला टैक्स पे नहीं। तो नॉर्मली जोमेटो स्विगी पे करता है, लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट होटल के अंदर है और उस होटल का टैरिफ क्या है, मोर देन 7,500 है पर यूनिट पर डे, तो फिर चुपचाप रेस्टोरेंट वाले टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है? समझ में आ गया सर? हाँ। अब इस केस में सर एक और, अब एक अमेंडमेंट हुआ है सर, वो अमेंडमेंट क्योंकि यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये अमेंडमेंट हुआ है सर। अमेंडमेंट में एक बार तुमको कहाँ से पढ़ा दूँ सर, यहाँ से पढ़ा दूँ, क्योंकि मैंने अमेंडमेंट एक यहाँ पर हुआ है। एक तो 18% वाला अमेंडमेंट है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये देखो सर, ये 18% वाला अमेंडमेंट है। एक मिनट, इसको सर क्रॉस करते हैं। एक तो वो 18% वाला सर हमने कहाँ पढ़ा, अभी जीटीए में पढ़ा, और हमने कहाँ पढ़ा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में पढ़ा। एक और अमेंडमेंट देखो, ये वाला 5% और 18% वाला अमेंडमेंट जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया कि 5% तो है ही, लेकिन याद रखना अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज है तो 18% होता है। ठीक है? 18% होता है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब एक और क्या है सर, सुनो ध्यान से, कहाँ गया सर, हाँ। अब देखो ये एक अमेंडमेंट, मतलब देखो ईसीओ के केस में नोटिफाइड सर्विसेज कितना था सर, 4 ठो था, 4 ठो, 1 2 3 4, टोटल 4 है ना सर, ये 4 नहीं सॉरी 5 है सर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ओमनी बस वाला, होटल अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये 5 सर्विसेज अगर तुम ईसीओ के थ्रू से प्रोवाइड करते हो, तो ईसीओ टैक्स पे करता है। हाँ, चेक कर लेना कि सामने वाला रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, या स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में या कंपनी है, जो भी। ठीक है? वो चेक कर लेना, उसके हिसाब से फिर आरसीएम के हिसाब, फिर उसके हिसाब से ईसीओ टैक्स पे करता है 9 ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट टू दोस कंडीशंस। अब उसके अलावा सर एक और उन्होंने डाल दिया पॉइंट, अगर तुम कौन हो सर, लोकल डिलीवरी वाले हो, लोकल डिलीवरी वाले, ठीक है, और तुम ईसीओ के थ्रू से सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ईसीओ टैक्स पे करता है अंडर 9(5). सर लोकल डिलीवरी क्या होता है, लोकल डिलीवरी, अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लो सर ये सल्लू है, ठीक है, और ये आमिर है, कौन है सर, आमिर।
सल्लू को क्या करना है ना सर, सल्लू को एक पार्सल पहुंचाना है आमिर के पास। तो सल्लू फोन करके बोलता है कि भाई देख एक पार्सल है, पहुंचाना है, क्या करे बता। सल्लू पहले तो बोलता है आमिर तू आ जा, आमिर बोलता है मैं नहीं आऊँगा। फिर आमिर बोलता है सल्लू तू आ जा, सल्लू बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। तो ना सल्लू जाने के लिए तैयार है, ना आमिर आने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन अब पार्सल तो पहुंचाना है सर, पार्सल पहुंचवाना है। तो सल्लू बोलता है एक काम करते हैं, मैं डंजो के थ्रू से कर देता हूँ तुझे। तो सल्लू वाला क्या करता है, डंजो डंजो वाले को, डंजो का ऐप है वहाँ बुकिंग करता है। अच्छा अब ये डंजो वाला क्या करेगा, डंजो वाला पकड़ेगा एक डिलीवरी बॉय को, है ना। डेंजो वाला क्या, डेंजो बोल दो या कोई या रैपिडो वाला, आजकल तो सर रैपिडो में भी तुम्हारा पार्सल का सर्विसेज है, इवन उबर में भी पार्सल का सर्विसेज है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेगा, डिलीवरी बॉय को हायर करेगा, उनको अपॉइंट करेगा। और सल्लू वाला क्या, सल्लू भाई क्या करेगा, डिलीवरी बॉय को देगा, और डिलीवरी बॉय वाला क्या करेगा, आमिर को पहुंचा देगा। अब ये पार्सल का जो भी चार्जेस है ना, पार्सल का जो भी चार्जेस है, 100 रुपए 200 रुपए जो भी है सर, अब उस पर टैक्स कौन पे करेगा, डिलीवरी बॉय पे करेगा या डंजो। तो लॉ कहता है अगर लोकल डिलीवरी सर्विस, जैसे ये वाला क्या है, लोकल डिलीवरी है ना, क्योंकि ये सब क्या है, विद इन द स्टेट है, विद इन द मतलब विद इन द सिटी है ना, विद इन द सिटी है सब, क्योंकि कुछ डिस्टेंस तक होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं भी पहुंचा दो, वैसे नहीं होता सर, एक डिस्टेंस के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज है तो उस केस में याद रखना ये ईसीओ मतलब डंजो रैपिडो उबर, ये लोग इस पार्सल चार्जेस के ऊपर टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे सर अंडर 9(5). समझ में आया सर। तो डिलीवरी बॉय वाला टैक्स पे नहीं करेगा सर, टैक्स पे कौन करेगा, डंजो वाला या रैपिडो वाला उबर वाला। लेकिन सर बस यहाँ पर इन्होंने बोला है क्या, चेक करना डिलीवरी बॉय वाला क्या है, अगर नॉट रजिस्टर्ड है तब तो ऑब्वियसली टैक्स पे किया जाएगा अंडर 9(5). लेकिन अगर डिलीवरी बॉय वाला रजिस्टर्ड है, अब सर ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी अगर डिलीवरी बॉय वाला रजिस्टर्ड है या लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में फिर क्या होगा, डिलीवरी बॉय टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आया सर। तो ये एक पॉइंट हुआ, अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज है ईसीओ के थ्रू से, तो ईसीओ टैक्स पे करेगा, रैपिडो डंजो मतलब रैपिडो बोल लो डंजो बोल लो जो भी बोल लो, ठीक है, वो लोग टैक्स पे करेगा, एक्सेप्ट अगर वो डिलीवरी बॉय वाला कौन है, लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर डिलीवरी बॉय वाला लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन तो फिर डिलीवरी बॉय टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। समझ में आया सर। तो ये एक अमेंडमेंट ऐड हुआ है, हालांकि इस पे मैं डेफिनेटली अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने अभी बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो याद रखना सर ये 5 पॉइंट्स प्लस एक और 6 पॉइंट, लोकल डिलीवरी बॉय सर्विसेज, लोकल डिलीवरी सर्विसेज, इस केस में ईसीओ टैक्स पे करता है। मेक श्योर करना कि जो डिलीवरी बॉय है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। कंडीशन मैंने क्या बोला, ईसीओ डीम टू बी सप्लायर होगा, ईसीओ को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ईसीओ इनवॉइस इशू करेगा, ईसीओ जीएसटी पे करेगा, और ईसीओ उसको रिपोर्ट करेगा एज आउटवर्ड सप्लाई। हालांकि वो ईसीओ का आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी ईसीओ रिपोर्ट करेगा। लेकिन याद रखना ये जो, लेकिन जब तुम टर्नओवर का कैलकुलेशन करोगे तो ये टर्नओवर किसका माना जाएगा, ये टर्नओवर माना जाएगा उसी सप्लायर का, ये टर्नओवर ईसीओ का नहीं माना जाएगा, टर्नओवर तो सप्लायर का ही माना जाएगा, ठीक है। तो सर ईसीओ को क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, ईसीओ को रिपोर्ट करना पड़ेगा 3B में। लेकिन याद रखना ये जब टर्नओवर का कैलकुलेशन होगा तो टर्नओवर तो किसका माना जाएगा, सप्लायर का माना जाएगा ना, क्योंकि वही तो बेच रहे हैं। अब वो अलग बात है ईसीओ टैक्स पे कर रहा है, लेकिन बेच तो वही रहा है, तो टर्नओवर उसका है, ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा सेपरेटली। ये वाला पॉइंट सर इतना रेलेवेंट नहीं है, इसको आगे देखेंगे। उसके बाद मान लो सर, हाँ अगर मान लो रेस्टोरेंट सर्विसेज है, ठीक है, और रेस्टोरेंट वाला क्या करता है, कुछ रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचता है, मतलब मान लो रेस्टोरेंट वाले ने क्या क्या कुरकुरे बेचा या कोल्ड ड्रिंक बेचा, तो वो तो क्या गुड्स है, तो उस गुड्स का बिलिंग अलग से होगा, क्योंकि उस गुड्स के केस में क्या होगा, रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं, उस पर तो फॉरवर्ड चार्ज होगा। समझ में, अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक या कुरकुरे ऑर्डर किया तो वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, तो उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट होगा, ईसीओ यहाँ पर 9(5) में टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो उसका बिलिंग सेपरेटली होगा, बस ये क्लैरिफिकेशन है, इतना रेलेवेंट नहीं है सर, ठीक है। अब अगर सर मान लो ईसीओ इंडिया में नहीं है, तो फिर अगर ईसीओ इंडिया के अंदर है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा सर। अगर मान लो ईसीओ बाहर है, रैपिडो वाला मान लो इंडिया में है नहीं, तो फिर अगर जो ईसीओ का रिप्रेजेंट मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ईसीओ का अगर कोई एजेंट है तो फिर वो टैक्स पे करेगा। और अगर मान लो ईसीओ का ना ही कोई फिजिकल प्रेजेंस है ना उसका कोई रिप्रेजेंट, तो फिर ईसीओ एक बंदे को अपॉइंट करेगा और वो बंदा टैक्स पे करेगा अंडर 9। मतलब सिंपल है सर, ईसीओ को टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे ईसीओ खुद दे या उसका ईसीओ का कोई एजेंट दे या ईसीओ का कोई बंदा दे, लेकिन देना तो पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन। देखो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, हालांकि वन शॉट रिवीजन तो मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में क्या आएगा सर, सब कुछ सर, सप्लाई टैक्सेबल अगर होगा, अगर कोई सप्लाई किया टैक्सेबल तो वो तो टर्नओवर में आएगा। अगर एग्जेम्प्ट है सर तो भी टर्नओवर में आएगा, मतलब नील, एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल। अगर एक्सपोर्ट है ये एसईजेड है सर, वो भी टर्नओवर में आएगा। अगर तुम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो बिटवीन पर्सन हैविंग सेम पैन, सेम जीएसटी नहीं, सेम पैन मतलब डीडीपी, तो अगेन ये भी क्या मतलब स्टॉक ट्रांसफर्स, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में दे रहे हो तो वो भी टर्नओवर के वैल्यू में ऐड होगा।
टर्नओवर में सर क्या नहीं आएगा, अगर तुम्हारा कोई इनवर्ट सप्लाई, मुझे बताओ इनवर्ट सप्लाई आएगा क्या टर्नओवर में? नहीं आएगा, तो इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम नहीं आएगा। आया फिर अगर मान लो, हाँ इवन जीएसटी जो पार्ट है, जीएसटी पार्ट, तो जीएसटी थोड़ी टर्नओवर में आएगा, जीएसटी टर्नओवर में नहीं आएगा क्योंकि वो तो टैक्स है सर। तो टर्नओवर में क्या क्या आएगा सर? सारा मतलब टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगा सर, एग्जिम्ड सप्लाई आ जाएगा, एक्सपोर्ट आ जाएगा, इन स्टॉक ट्रांसफर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दो चीज नहीं आएगा, एक तो जीएसटी अमाउंट और एक इनवर्ड सप्लाईज। हाँ अब मान लो सर इनवर्ड सप्लाईज, चाहे वो आरसी मतलब इनवर्ड सप्लाईज, अब मान लो कोई इनवर्ड सप्लाई उस पर तुमने आरसी में टैक्स पे किया, उसके बाद भी तुम्हारे टर्नओवर में तो नहीं आएगा, वो तो उस सप्लायर के टर्नओवर में आएगा ना। अब मान लो सर, जैसे मान लो कोई सप्लायर है, उसने सप्लाई की, ठीक है, और रिसिपिएंट ने टैक्स पे किया अंडर आरसी, तो रिसिपिएंट के लिए तो इनवर्ड सप्लाई है, रिसिपिएंट के टर्नओवर में तो नहीं आएगा, लेकिन सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई किया, तो याद रखना सप्लायर के आउटवर्ड सप्लाई में सप्लायर के टर्नओवर में ही ऐड होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है सर, अगर सप्लायर अगर कोई है और वो कुछ सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट को, और उसमें रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है अंडर आरसी, तो रिसिपिएंट के टर्नओवर में तो नहीं आएगा क्योंकि रिसिपिएंट के लिए तो इनवर्ड सप्लाई है, लेकिन सप्लायर के लिए तो आउटवर्ड सप्लाई है, तो सप्लायर के टर्नओवर में ऐड, ठीक है, सप्लायर के टर्नओवर में ऐड होगा, सप्लायर के टर्नओवर में ऐड होगा, लेकिन रिसिपिएंट के टर्नओवर में ऑब्वियसली ऐड नहीं, क्योंकि तो परचेज है ना, परचेज इनवर्ड सप्लाई है, क्लियर। तो सर ये टर्नओवर का डेफिनेशन। अब सर हमारा लास्ट टॉपिक आता है कॉम्पोजिशन स्कीम। सर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो सर कॉम्पोजिशन स्कीम में कुछ देगा, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है तो थोड़ा स्पीड में जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सर हमारे पास। कॉम्पोजिशन स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है सर? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सब कुछ, सब कुछ, अगर उसका मल्टीपल ब्रांचेस है तो सारे ब्रांचेस का मिला के, हर तरह का टैक्सेबल एग्जिम सब कुछ मिला के सर क्या है सर, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है 1.5 करोड़, ठीक है। मतलब क्या है सर, अगर मान लो कोई पर्सन है जिसका प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर कितना 1.5 सीआर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5, अगर अप टू 1.5 है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर एक्सीड हो जाता है, एक्सीड मतलब टर्नओवर क्रॉस कर जाता है 1.5, तो क्या होगा सर? तो अगर टर्नओवर क्रॉस कर गया 1.5, तो अप टू 1.5 तो कॉम्पोजिशन है, अप टू 1.5 तो कॉम्पोजिशन है, लेकिन अगर क्रॉस कर गया तो जो, अब जैसे ही क्रॉस किया तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा, मतलब नॉर्मल पर्सन बन जाएगा, समझ में आया। तो कॉम्पोजिशन में क्या होगा सर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 शेयर होना चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर में यू कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, लेकिन अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में जैसे ही टर्नओवर क्रॉस हुआ 1.5, तो यू बिकम अ नॉर्मल पर्सन, फिर तुमको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। अप टू 1.5 तो तुम कॉम्पोजिशन हो, अप टू 1.5 तो हो ही, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस हुआ फिर नॉर्मल हो, फिर कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में भी 1.5 होना चाहिए, करंट ईयर में भी 1.5 होना, अगर करंट ईयर में 1.5 क्रॉस हुआ तो फिर 1.5 के बाद, 1.5 के बाद यू बिकम अ नॉर्मल। अप टू 1.5 तो तुम कॉम्पोजिशन हो, अप टू 1.5 तो हम कॉम्पोजिशन है सर, अप टू 1.5 हम टैक्स पे करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब रेट होगा 1% या 5%, लेकिन जैसे ही 1.5 क्रॉस हुआ फिर नॉर्मल स्कीम है, फिर नॉर्मल रेट 0, 5, 12, 18 जो भी, ठीक है। लिमिट क्या है सर? हाँ 1.5 सीआर है, लेकिन अगर तुम ये स्टेट्स में एमएमटीएन, एससीएम और एपी, सर ये क्या है मुझे बताइए सर जरा हमें। सर एम से है हमारा मणिपुर, फिर एम से है हमारा सर क्या, मिजोरम, टी से है हमारा सर त्रिपुरा, एन से है नागालैंड, एस से है सिक्किम, यू से है हमारा क्या सर, एस से है सिक्किम, यू से है उत्तराखंड, एम से है मेघालय, और एपी से है सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सर जो है लिमिट ऑफ 75 लाख इज एप्लीकेबल टू दिस स्टेट्स। तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर लिमिट क्या है सर, 75 लाख। सर हमारे मन में बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा है सर, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, नहीं रिलायंस नहीं सर, रिलायंस नहीं, रिलायंस नहीं, रिलायंस नहीं सर, कोई और लेते, ठीक है। मान लो ए लिमिटेड है, ठीक है, उसका सर एक ब्रांच है महाराष्ट्र में और एक ब्रांच है उसका सर मान लो मणिपुर में, ठीक है। और ए लिमिटेड का जो एग्रीगेट टर्नओवर है सर, एग्रीगेट टर्नओवर वो कितना है, 80 लाख है, 80 लाख सर। सर महाराष्ट्र के लिए तो टर्नओवर का लिमिट क्या है 1.5 सीआर, लेकिन मणिपुर के लिए क्या है 75 लाख सर, 75 लाख, लेकिन इसका टर्नओवर कितना है सर, 80 लाख है प्रीवियस ईयर में। तो मणिपुर के लिए तो 75 है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए सर 1.5 है, तो बताइए सर ए लिमिटेड कॉम्पोजिशन के लिए जा सकता है नहीं? तो यहाँ पर लॉ कहता है अगर तुम्हारा ऐसा, अगर ऐसा सिचुएशन है, मतलब एक स्टेट में अगर 1.5 है, एक स्टेट में 75 है, तो तुमको लोअर लिमिट लेना है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 75 है, तुम्हारा टर्नओवर कितना है 80, तो अब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए नहीं ले सकते,
मतलब महाराष्ट्र में भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होगा, मणिपुर में भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होगा। तुम ऐसे नहीं बोल सकते सर महाराष्ट्र में मैं कॉम्पोजिशन ले लूंगा और मणिपुर में कॉम्पोजिशन नहीं लूंगा, ऐसे नहीं। या तो दोनों स्टेट में कॉम्पोजिशन नहीं होगा या दोनों स्टेट में कॉम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, लोअर लिमिट, चुपचाप लोअर लिमिट चेक करना, लोअर लिमिट 75 है, टर्नओवर क्रॉस हो रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, खत्म, नॉट एलिजिबल, बस दैट्स इट, नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर 1.50 और 75 का क्लैश हो रहा है तो लोअर लिमिट 75 है, अगर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर 75 से क्रॉस हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन फॉर एनी स्टेट, ठीक है। तुम कॉम्पोजिशन नहीं, फिर तुम नॉर्मल स्कीम लोगे फॉर ऑल द स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर मैंने क्या बोला, सब कुछ आएगा, एग्जाम सप्लाई सब कुछ आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस का एग्जाम है, लेकिन याद रखना यहाँ पर लॉ कहता है अगर तुम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं आएगा सर। मतलब सर हमें कुछ भी नहीं समझ सर, कद्दू हम मतलब ऊपर से निकल गया सर, ऊपर से निकल गया एकदम। मान लो सर ए है, एक इंडिविजुअल है, ए का क्या है सर, एक तो उसने मान लो गुड्स बेचे हैं और गुड्स से उसका इनकम है सर 1,48 लाख, कितना है सर 1,148 CR, ठीक है। और सर ए ने क्या, अब ए का क्या है सर, इंटरेस्ट इनकम भी है सर इंटरेस्ट इनकम कितना है, मान लो इंटरेस्ट इनकम है सर कितना है 3 लाख है, तो सर गुड्स 1.5, ये क्या है टैक्सेबल, इंटरेस्ट इनकम क्या एग्जाम, एग्रीगेट टर्नओवर में तो कितना आएगा सर, टोटल होगा 1.51 CR, 1.51 है ना, तो 1.48 प्लस 3 लाख 1.51 हो सर। अब सर 1.51 हमारा टर्नओवर का लिमिट क्या है 1.5, तो ये पर्सन क्या हुआ सर, नॉट एलिजिबल हुआ। लेकिन ये गलत है सर, लॉ कहता है जब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम का एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करोगे, इसको हटा देना, इसको कंसिडर मत करना, इसको क्रॉस, टर्नओवर क्या है 1.48 फॉर द पर्पस ऑफ, देखो है तो 1.5 आई एग्री, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कि कॉम्पोजिशन स्कीम तुम ले सकते हो या नहीं ले सकते हो 1.48 है, और विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 1.5 यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। समझ में आ रहा है। तो एग्रीगेट टर्नओवर का सर क्या हो रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर का जब कैलकुलेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट कंसिडर मत करना। समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, मान लो 1,40,1.45 दिया प्लस 6 लाख का इंटरेस्ट, इसको हटा देना सर, इसको क्रॉस मारना, ये 1.45 है, विद इन द लिमिट है, यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, यू कैन गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। सर समझ में आ गया। अब सर क्या है, हाँ समझ में आया। तो सर अब देखो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस कहीं भी नहीं लेंगे आप फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब टर्नओवर के केस में भी नहीं लोगे, टर्नओवर के लिए नहीं लोगे, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं लोगे, टर्नओवर इन स्टेट डिटरमाइन करोगे तब भी इंटरेस्ट नहीं लोगे, एंड इवन याद रखना, इवन जब तुम टैक्स का लाइबिलिटी डिटरमाइन करोगे, टैक्स लाइबिलिटी जो 1% वगैरह है, उस केस में वहां भी याद रखना, सुन इंटरेस्ट इनकम हम नहीं लेंगे, मतलब इंटरेस्ट इनकम तुम कहीं भी नहीं लोगे फॉर कॉम्पोजिशन, ना तो टर्नओवर के कैलकुलेशन में, ना टर्नओवर इन स्टेट के कैलकुलेशन में, और ना ही टैक्स का कैलकुलेशन में, टैक्स का कैलकुलेशन में। क्लियर है सर, हम कहीं भी नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट इनकम सर कहीं भी नहीं आने वाला, कहीं भी नहीं आने वाला। हाँ अब सर क्या है, एनी पर्सन एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई, हाँ ये वाला एक इंपॉर्टेंट है सर। अब लॉ क्या कहता है, देखो ये जो स्कीम है ना सर 10(1) वाला, ये स्कीम बेसिकली सर गुड्स वालों के लिए। अब गुड्स वाले में कौन कौन है सर, एक तो मैन्युफैक्चरर वालों के लिए भी है, एक ट्रेडर वालों के लिए, और स्पेसिफिकली हाँ अब स्पेसिफिकली उन्होंने बोला रेस्टोरेंट वालों के लिए भी, हालांकि रेस्टोरेंट में सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। मैन्युफैक्चरर वाला पे करेगा 1%, ट्रेडर वाला भी 1%, रेस्टोरेंट वाला 5%। ये कहाँ लिखा हुआ है सर, ये हमने यहाँ लिखा है 1%, 1% और 5%, ठीक है। और 1% किसका दिया जाएगा सर, ऑफ टर्नओवर, मैन्युफैक्चरर पे करेगा 1% ऑफ टर्नओवर, रेस्टोरेंट वाला भी 1% ऑफ टर्नओवर, लेकिन ट्रेडर वाला 1% पे करेगा ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है, मतलब एग्जाम नॉन टैक्सेबल नहीं, 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट इनकम, यहाँ इंटरेस्ट इनकम हटा देना, 1% याद रखना, इंटरेस्ट इनकम हटा के आएगा, इंटरेस्ट इनकम को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, क्लियर है। अब लॉ कहता है
ये 10(1) उनके लिए एप्लीकेबल, के लिए मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विसेज। लेकिन अब मान लो सर कोई पर्सन है जो गुड्स भी दे रहे हैं सर और सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो क्या ये 10(1) ऑप्ट कर सकता है क्या सर? ये 10(1) ऑप्ट कर सकता है क्या? तो लॉ कहता है देखो तुम यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड तुमने क्या किया, मार्जिनल सप्लाई। मार्जिनल सप्लाई, अब मार्जिनल सप्लाई क्या होगा? मार्जिनल सप्लाई के लिए लिमिट है सर। लिमिट क्या है कि अगर तुम्हारा कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब कहने का मतलब है सर करंट ईयर में जो तुम सर्विसेज प्रोवाइड करो ना, करंट ईयर में, करंट है प्रीवियस ईयर नहीं, करंट ईयर में अगर तुमने सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो ये सर्विसेज तुम प्रोवाइड कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिट क्या है सर? ये लिमिट है कितना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन स्टेट उसका 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर। अच्छा, टर्नओवर इन स्टेट में याद रखना इंटरेस्ट को हटा देना, मैंने बोला ना इंटरेस्ट को हटा देना, हर जगह इंटरेस्ट को हटा देना। मतलब सर मान लो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर का 10%, टर्नओवर इन स्टेट का 10% और 5 lakhs विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 5 लाख का सर्विस दे सकते हो, मिनिमम 5 लाख का सर्विस दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मान लो 70 lakhs है, तो 10% ऑफ टर्नओवर कितना है? 7 lakhs, ये और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो कितना कर सकते हो सर? 7 लाख तक का सर्विस तुम सप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया सर? मतलब करंट ईयर में तुम चाहो, देखो नॉर्मली ये स्कीम गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन तुम चाहो तो मतलब अदर देन रेस्टोरेंट तो कर ही सकते हो, अदर देन रेस्टोरेंट अगर कोई सर्विस दे रहे हो तो तुम कर सकते हो करंट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप टू 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर और 5 लाख विच एवर इज हाई। ठीक है, मतलब मिनिमम सप्लाई ऑफ सर्विस तुम कितना करोगे? 5। सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? लिमिट किसके लिए? 1.5 सीआर, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 लाख। मतलब 5 लाख के 15 लाख के बीच तक ही तुम सर्विस सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतने होगा, उससे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता, उतने रेंज में कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन टर्न ओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। मान लो प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर 90 लाख है, तो 9 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर 1.1 लाख 1.1 सीआर है, तो 11 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 11 लाख। तो सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो अप टू 11 लाख इन करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट ईयर, प्रीवियस में कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, करंट में तुम सर्विसेज अप टू दिस लिमिट कर सकते हो, प्रीवियस में तुमने कुछ भी किया फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बस टर्नओवर तुम्हारा अप टू 1.5 होना चाहिए। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विसेज में सब कुछ आता है सर, बेकरी, क्लाउड किचन, टेक अवे। हाँ याद रखना, आइसक्रीम पार्लर रेस्टोरेंट में नहीं आता। सर आइसक्रीम पार्लर क्यों नहीं आया? क्योंकि आइसक्रीम पार्लर में सर नॉर्मली वो क्या है, आइसक्रीम लेके आइसक्रीम ऑलरेडी उनके पास रहता है, वो आइसक्रीम को सिर्फ बेचते हैं। वहां पर सर कोई कुकिंग एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कुकिंग एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहां पर, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्विस है, बहुत ही नेग्लिजिबल सर्विस है। तो इसलिए लॉ ने बोला कि रेस्टोरेंट में आइसक्रीम जो है वो रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। तो आइसक्रीम कहाँ पर आएगा सर? आइसक्रीम आ जाएगा या तो ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, या तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा सर? रेस्टोरेंट में नहीं आएगा। समझ में आया सर? हाँ सर। अब सर रेट मैंने बोल दिया 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, 1% टैक्सेबल सप्लाईज इन स्टेट, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेस्ट्रिक्शन होगा, तो अकॉर्डिंगली हर स्टेट का अपना अलग अलग कैलकुलेशन होगा सर। ठीक है, 1% किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए और ट्रेडर के लिए। रेस्टोरेंट के लिए 5% है, ट्रेडर के लिए याद रखना 1% ऑफ टैक्सेबल है सर, 1% ऑफ टैक्सेबल। हाँ याद रखना, अगर तुम नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, नोटिफाइड गुड्स सर मतलब मान लो तुम पान मसाला का देखो ट्रेडर नहीं, पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग करते हो या आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग करते हो सर, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, अरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फ्लाई ऐश ब्रिक्स या ब्लॉक्स या क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स या टाइल्स, मतलब ये सब का क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। अगर इन गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फिर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर पाओगे, तो तुमको नॉर्मल स्कीम जाना पड़ेगा। अगर तुम नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मतलब सर इसमें हमें 2-3 याद रखना सर। मेन तो आइसक्रीम का अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो आइसक्रीम, तो 9 क्या बोलते हैं 10(1) कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर पाओगे। पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप नहीं कर पाओगे, टबैको का करते हो आप नहीं कर पाओगे, सॉफ्ट ड्रिंक का करते हो, बस ये 4 याद रखना सर। फ्लाई ऐश वगैरह तो तुम्हें ऐसे भी याद आ जाएगा, बस ये 4 याद रखना, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और अरेटेड ड्रिंक्स। आइसक्रीम, फिर से बोल रहा हूँ सर, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरिंग करते हो 10(1) नहीं ले पाओगे, नॉर्मल स्कीम। पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, तो अगेन 10(1), 10(1) ऑफ नहीं कर पाओगे। टबैको का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, 10(1) ऑफ नहीं कर पाओगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ऑफ नहीं करते। 4 याद रखना सर, आइसक्रीम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन आता है। आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसका क्या करो सर? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो 10(1) एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसका अगर ट्रेडिंग करते हो तो 10(1) ले सकते हो, अगर ट्रेडिंग करते हो तो 10(1) ले सकते हो। ठीक है,
हाँ, अब याद है ना, कॉम्पोजिशन वाले को आरसीएम के तहत टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सर आर देखो, कॉम्पोजिशन वाला 1% तो देगा, 1% या 5% वो तो देगा सर। अब मान लो सर, अगर मान लो कोई लीगल सर्विसेज है, मान लो कोई एडवोकेट है और उसने क्या किया, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किए कोई कॉम्पोजिशन वाले को, तो हमने क्या बोला, लीगल सर्विसेज दे रहे हो बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस टैक्स तो ये कॉम्पोजिशन वाले को आरसीएम तो देना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है सर, ये देना पड़ेगा, प्लस वो 1% या 5% जो देगा वो तो देगा, मतलब आरसीएम वाला लाइबिलिटी तो देना पड़ेगा कॉम्पोजिशन को। अगर कोई बिजनेस एंटिटी है और वो कॉम्पोजिशन है तो उसको आरसीएम पे देना ही पड़ेगा। वो 1% 5% देगा ठीक है, लेकिन ये आरसीएम वाला लाइबिलिटी तो देना ही पड़ेगा सर। और इसका, और अगर हाँ, अब देखो, अरे ठीक है, एक बार रुक जाओ, चलो तुम्हें पता ही होगा सर, कॉम्पोजिशन वाला क्या करता है, टैक्स पे करता है 1% या 5% आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, उसको आईटीसी नहीं मिलता। तो ये आरसीएम में जो तुम टैक्स पे करोगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन वाले को ऐसे भी आईटीसी नहीं मिलता, उसका काम है क्यों नहीं मिलता सर, क्योंकि मुझे बात बताओ, कितना ही पे कर रहा है सर, 1% या 5% दे रहा है ना, नॉर्मल रेट से थोड़ी दे रहा है, 1 या 5 ही दे रहा है। कोई भी गुड्स हो, 1 या 5, तो फिर आईटीसी क्यों मिलेगा, तब आईटीसी नहीं मिलता, ठीक है, कॉम्पोजिशन वालों को आईटीसी नहीं मिलता। इवन आरसीएम में भी जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा चुपचाप, ठीक है। और आरसीएम का लायबिलिटी अलग से देना पड़ेगा। हाँ, अब जहां पर देखो प्रोविजन में लिख दिया, जैसे मान लो अगर तुम्हें याद है सर, एक तो सिक्योरिटी सर्विसेज और एक रेंटिंग, वहां पर उन्होंने पहले ही बोल दिया अगर कॉम्पोजिशन वाला है तो आरसीएम नहीं आएगा, तो अलग बात है। अगर प्रोविजन में पहले से मेंशन कर दिया, एक तो इम्यून प्रॉपर्टी वाला रेंटिंग पड़ा था, वहां भी अगर तुम कॉम्पोजिशन वाले को दे रहे हो तो आरसीएम नहीं आता, है ना। तो वो अगर प्रोविजन में पहले से ही मेंशन कर दिया तब तो नहीं आएगा, अलग बात। लेकिन अगर प्रोविजन में क्या बोला, सिर्फ बिजनेस एंटिटी, तो फिर तो कॉम्पोजिशन वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। सर कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन से पर्सन है सर जो कॉम्पोजिशन स्कीम कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, कौन सर, अगर तुम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, नॉन टैक्सेबल मतलब नॉन टैक्सेबल में क्या है सर, अल्कोहलिक लिकर प्लस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस स्पिरिट, अगर तुम वो सप्लाई कर रहे हो तो तुम ऑफ नहीं कर सकते कॉम्पोजिशन स्कीम। सर क्वेश्चन आएगा सर, ये सप्लाई प्रीवियस ईयर में भी नहीं होगा, करंट ईयर में भी नहीं होगा ना सर, करेक्ट। ये जो, अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर में भी नहीं होगा, करंट ईयर में भी नहीं होगा, या फिर सिर्फ करंट ईयर में नहीं होगा, तो लॉ कहता है ये जो कंडीशन है सिर्फ करंट ईयर के लिए। करंट ईयर मतलब कहने का मतलब तुम करंट ईयर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में तुमने नॉन टैक्सेबल किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करंट ईयर में मत करना, बस करंट ईयर में, ठीक है। अगर तुमने इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया है, इंटर स्टेट इनवर्ड नहीं, इंटर स्टेट इनवर्ड किया है, कॉम्पोजिशन ले सकते हो। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल में, तो अगेन कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सर अगर ईसीओ के थ्रू से दे रहे हो, ईसीओ के थ्रू से, जहां ईसीओ टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, तो अगेन कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर तुम नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट है सर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स है ना, ये याद रखना, प्रीवियस ईयर में भी अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो भी तुम कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे, करंट ईयर में कर रहे हो तो भी नहीं ले पाओगे। ये मैन्युफैक्चरिंग वाला ध्यान से रखना, ये मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड्स अगर प्रीवियस ईयर में कर रहे हो तो भी नहीं ले पाओगे, करंट ईयर में कर रहे हो तो, मतलब सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड गुड्स करो कोई भी ईयर में, कोई भी ईयर में कभी भी कर रहे हो तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। कोई भी ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं ले पाओगे। लेकिन सर, लेकिन बाकी जो कंडीशंस है, मतलब नॉन टैक्सेबल तुम करंट ईयर में अगर करो, करंट ईयर में, तो तुम नहीं ले पाओगे। अगर इंटरेस्ट आउटवर्ड सप्लाई करो करंट ईयर में, करंट ईयर में, तो तुम नहीं ले पाओगे। या फिर अगर तुम सीटीपी या एनआरटीपी हो, अगेन क्या सर, सीटीपी या एनआरटीपी हो, तो सीटीपी एनआरटीपी भी सर क्या होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो करंट ईयर में, तो फिर ऑप्ट नहीं कर पाओगे सर। उसके बाद क्या है सर, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड करंट ईयर में ऑप्ट नहीं कर पाओगे। नोटिफाइड उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रीवियस या करंट, ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ईसीओ के थ्रू से सप्लाई कर रहे हो, टीसीएस हो रहा है करंट ईयर में, ऑप्ट नहीं कर पाओगे। या फिर सीटीपी एनआरटीपी हो करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो ऑप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर कैसे याद रखना, देखो, नॉन टैक्सेबल इंटरस्टेट आउटवर्ड, नॉन टैक्सेबल इंटरस्टेट आउटवर्ड एक साथ याद रखना, ईसीओ वाला अलग से याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स अलग से, और एक सीटीपी फिर अलग से, मतलब ये तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट सिंपल है, हो जाएगा सर। बस नॉन टैक्सेबल इंटरस्टेट आउटवर्ड एक साथ, नॉन टैक्सेबल इंटरस्टेट आउटवर्ड, इन दोनों के केस में ऑप्ट नहीं कर पाओगे। सीटीपी एनआरटीपी स्पेशल पॉइंट है, ईसीओ वाला अगेन स्पेशल पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स अगेन स्पेशल पॉइंट, ठीक है। और याद रखना सारा कंडीशंस करंट ईयर में होना चाहिए, करंट ईयर में अगर, मतलब करंट ईयर में बेसिकली तुमको ये सब नहीं करना, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स याद रखना, प्रीवियस ईयर में भी नहीं कर सकते, करंट ईयर में भी नहीं कर सकते, तब जाके तुम कॉम्पोजिशन ले पाओगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम में रेस्ट्रिक्शन लेना है। अब देखो, अगर कोई तुम नया पर्सन हो, कोई न्यू पर्सन हो, मतलब तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ 20 लाख, तो उस केस में तुम चाहो तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हो। अगर तुम्हारा प्रीवियस ईयर में अप टू 1.5 है तो तुम जा सकते हो ना।
तो उस केस में तुम कभी भी जा सकते हो कॉम्पोजिशन में। जैसे तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ 20, तुम चले जाओ कॉम्पोजिशन में। तो उस केस में सर हम कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टर्नओवर क्रॉस हुआ 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख, तो तुम चाहो तो कॉम्पोजिशन के लिए जा सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तुम्हारा विद इन द लिमिट रहा होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो पहले से रजिस्टर्ड है, वो मतलब उसके पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नॉर्मल, और अब क्या कर रहा है, अब वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है कॉम्पोजिशन स्कीम में। तो अगर उसको कॉम्पोजिशन कन्वर्ट करना है ना, तो फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कब सर अप्लाई करना पड़ेगा? बिफोर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 25-26 में है, ठीक है, और वो पर्सन नॉर्मल रजिस्टर्ड है। अब उसको क्या करना है, कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा सर, उसको ना जब 26-27 के लिए उसको कॉम्पोजिशन में जाना है, उसको क्या करना पड़ेगा सर, जब फर्स्ट मतलब उसको अप्लाई करना पड़ेगा बाई 30 मार्च 2026। मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले पहले, सॉरी 30 नहीं 31 मार्च तक अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हें इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्ट करना है कॉम्पोजिशन, तो बिफोर कमेंसमेंट तुमको क्या करना पड़ेगा सर, अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा सर? मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के पहले पहले तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के पहले पहले, अगर तुम पहले से रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई। अब इसका फॉर्म नंबर क्या है सर? इसका फॉर्म नंबर है CMP02। CMP02 क्लियर है सर? हाँ सर, वेरी वेरी क्लियर है सर, वेरी वेरी क्लियर। समझ में आया? अगर न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से रजिस्टर्ड हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले पहले अप्लाई करना फॉर्म नंबर 02 CMP02, ठीक है। अब सर देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे लिए 10(1) एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर 10(1) किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा सर? जो क्या कर रहा है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो सर्विसेज दे रहा है उसके लिए तो नहीं है ना 10(1), या फिर जिसका मार्जिनल लिमिट से क्रॉस हो रहा है। तो अगर उस जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, वो चाहे तो 10(2)A में ले सकता है, लेकिन 10(2)A का लिमिट है सर 50 लाख। अब आगे ना 10(2)A के लिए लिमिट 50 लाख है, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। अगर मणिपुर में है तो भी 50, मेघालय में तो भी 50, अरुणाचल में तो भी 50। 10(2)A में लिमिट हर वक्त 50 है, और रेट ऑफ टैक्स हर वक्त 6% है ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। और यहाँ पर सर, यहाँ पर वो इंटरेस्ट वाला कुछ वो नहीं है, वो जो इंटरेस्ट वाला ना सर, इंटरेस्ट वाला वो सिर्फ कहाँ पर है सर, 10(1) में, ठीक है। कहाँ पर है सर? 10(1) में। तो याद रखना, अगर तुमको 10(2)A लेना है, क्या लेना है सर? 10(2)A। तो उस केस में याद रखना तुम्हारे लिए लिमिट क्या है सर? 50 लाख। लिमिट क्या है? 50 लाख, ठीक है। मतलब 10(2)A में कौन लेगा सर? जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है। लेकिन लिमिट क्या है सर? प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में अप टू 50 होगा, और टैक्स कितना पे करोगे? 6%। मतलब 3% CGST और 3% SGST। अच्छा मुझे बताओ, कॉम्पोजिशन वाला तो सर ऐसे भी IGST पे नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट आउटपुट तो तुम कर ही नहीं सकते ना, कॉम्पोजिशन लेना है तो इंटरेस्ट रेट आउटपुट कर ही नहीं सकते। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या होगा, CGST मतलब 1 का है तो 0.5 5 है तो 2.5 2.5, ठीक है। और यहाँ 6% है तो 3% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है। 50 लाख का लिमिट है, रेट ऑफ टैक्स 6% है। ये वाला मैंने बता दिया। ऑल पर्सन हैविंग सेम पैन हैव टू, मतलब मैंने बोला कि एक पर्सन को या तो सारे स्टेट के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा कॉम्पोजिशन, या सारे स्टेट के लिए ऑप्ट नहीं करना पड़ा, जो भी, या तो सारे स्टेट के लिए ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसा नहीं कुछ स्टेट में कॉम्पोजिशन कुछ स्टेट में रेगुलर, वैसा नहीं चलने वाला, या तो सारे स्टेट में होगा या सारे स्टेट में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सर अगर, हाँ अगेन सेम ये 10(2)A में भी अगेन, अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड कर रहा है, TCS कलेक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड या सिटी पेनल्टी पे अगेन, तो यहाँ भी याद रखना तुम 10(2)A के लिए एलिजिबल नहीं हो। सिमिलर सेम, नॉन टैक्सेबल कर रहे हो एलिजिबल नहीं हो, इंटरेस्ट रेट कर रहे हो एलिजिबल नहीं हो, ECO के थ्रू से दे रहे हो, TCS हो रहा है एलिजिबल नहीं हो, CTP NRTP हो एलिजिबल नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो नोटिफाइड गुड्स का अगेन एलिजिबल नहीं हो। और ये कंडीशंस एप्लीकेबल, ये भी सर सिमिलरली, वो वहां भी वो था यहाँ वो है, ये सब कंडीशंस क्या है सर? करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। ये सारे कंडीशंस किसके लिए सर? करंट। प्रीवियस साल में करो कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर में मत करो। अब जैसे ही तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस होता है 1.5 या 75 या 50, 1.5 75 या 50, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा सर? तुमको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। तो तुमको एक अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ। तो यू नीड टू फाइल एन इंटीमेशन। इसका फॉर्म नंबर है सर CMP04। इंटीमेशन फाइल, और कितने दिनों तक? 7 दिन के अंदर अंदर, याद रखना 7 दिन के अंदर अंदर तुमको ये इंटीमेशन फॉर विड्रॉल फाइल करना पड़ेगा। मतलब सर क्या है बेसिकली, देखो बताता हूँ। कहने का मतलब है सर, मान लो 15 फरवरी को तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हो गया, 1.5 ईयर क्रॉस हो गया, ठीक है, क्रॉस हो गया 1.5। अब क्या करना है? अब तुमको CMP 04
फाइल करना है कितने दिनों में सर? 7 डेज में। मतलब 7 डेज मतलब क्या सर? 15 से 7 कितना हो सर? 22 फरवरी 2025 तक तुमको CMP 04 फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पर याद रखना, जैसे ही तुम्हारा 1.5 शेयर क्रॉस हुआ, अब तुमको नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स तुमको नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन CMP 4 फाइल कर सकते हो विद इन 7 डेज, मतलब 22 तारीख तक तुम CMP फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ करोगे तो दो केस हो सकते हैं। या तो तुम विड्रॉ कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हो रहा है। तुम विड्रॉ क्यों कर रहे हो सर? तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हो रहा है इसलिए तुम विड्रॉ कर रहे हो। या फिर हो सकता है तुम वॉलेंटरली विड्रॉ कर लो, तुम बोलो नहीं यार कॉम्पोजिशन नहीं करना, बहुत हो गया है, नॉर्मल करेंगे, ठीक है। तो अगर टर्नओवर क्रॉस हो रहा है और उसके बाद तुमने कॉम्पोजिशन स्कीम में विड्रॉ किया, तो यहाँ पर मुझे बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल सर क्या होगा? जिस दिन तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ, जिस दिन तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ वही तो हुआ ना इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल। लेकिन अगर मान लो तुमने वॉलेंटरली ले लिया, वॉलेंटरली विड्रॉ किया, यहाँ सर इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगा बताओ? यहाँ इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल होगा जो तुमने डेट इंटीमेट किया, जो डेट तुमने बताया है एप्लीकेशन में, मतलब डेट इंडिकेटेड इन एप्लीकेशन, वो होगा इफेक्टिव डेट। समझ में आया? अगर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हो रहा है उसके बाद तुम विड्रॉ कर रहे हो तो इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगा? जिस दिन क्रॉस किया, क्योंकि फिर नॉर्मल स्कीम है ना, वहां से नॉर्मल स्कीम है तो इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल होगा जिस दिन क्रॉस किया। लेकिन अगर तुम वॉलेंटरली कर रहे हो, वॉलेंटरली, तो उस केस में फिर इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल क्या होगा सर? जिस दिन जो एप्लीकेशन में डेट तुमने मेंशन किया वो होगा इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल, उसके बाद फिर तुम नॉर्मल स्कीम में पे करोगे, ठीक है। सर अब कॉम्पोजिशन वाला टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं करता, वो खुद के पॉकेट से पे करता है। तो क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन करेगा कॉम्पोजिशन टैक्स, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। सर वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता सर, रेसिपिएंट से तुम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? अपने आप खुद के पॉकेट से टैक्स देना पड़ेगा। और आईटीसी भी अवेल नहीं कर सकता। कॉम्पोजिशन वाले को फ्लैट 1% देना पड़ता है। हाँ, आरसीएम के ऊपर भी देना पड़ता है बट आईटीसी नहीं ले सकते। उसके बाद रिटर्न कौन सा फाइल करना पड़ेगा सर? CMP 08। क्वार्टरली स्टेटमेंट है कब तक? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब मान लो सर पहला क्वार्टर है अप्रैल, क्या बोलते सर, अप्रैल मई जून, तो इसका तुम CMP 08 कब फाइल करोगे? जुलाई 18। जुलाई अगस्त सितंबर कब फाइल करोगे? अक्टूबर 18। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब फाइल करोगे? जनवरी 18। और इसको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा GSTR 4 में, जिसका ड्यू डेट 30th जून। याद रखना 30th जून, मतलब जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर अगर तुम्हारा 25-26 है तो तुमको 25-26 का एनुअल रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा? 30th जून 2026। 30th जून 2026 मतलब जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ फिर 30 जून तक तुमको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। तो CMP 08 भी करोगे, एनुअल रिटर्न भी करोगे। CMP 08 भी करोगे, मतलब कॉम्पोजिशन वाले को दो करना पड़ता है। CMP 08 क्वार्टरली होता है, GSTR 4 एनुअली होता है। क्वार्टरली का डेट है 18th सक्सीडिंग द क्वार्टर, और एनुअल रिटर्न का है 30th जून आफ्टर द एंड ऑफ ईयर। और पेनल्टी देना पड़ेगा अगर वो पर्सन एलिजिबल नहीं था कॉम्पोजिशन के लिए और फिर भी वो कॉम्पोजिशन ले लेता है तो उस केस में पेनल्टी वगैरह लगेगा। पेनल्टी क्या वगैरह है वो सब सीए फाइनल में, ठीक है। सर क्या कंप्लीट हो गया? आंसर इज यस सर, ये हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम कंप्लीट। कॉम्पोजिशन स्कीम में सर इंपॉर्टेंट क्या क्या है? टर्नओवर लिमिट याद रखना 1.5, 50, 75, रेट ऑफ टैक्स याद रखना, स्पेशल कंडीशंस याद रखना, इंटरेस्ट नहीं आता, आरसीएम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, कौन कौन पर्सन एलिजिबल नहीं है याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल, इंटरेस्टेड आउटवर्ड, ईसीओ, मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड, सीटीपी, एनआरटीपी, ये सब। और कुछ स्पेशल पॉइंट्स, CMP 08, GSTR 4 और ये वाला विड्रॉल वाला याद रखना। जैसे 1.5 CR कॉस्ट हुआ नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा, नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सर ये हो गया हमारा कंप्लीट। सर कंप्लीट सर, हाँ सर। ये नोट्स हमें कहाँ मिलेगा? तो नोट्स तो सर अब देखो, नोट्स का मैंने क्या किया सर, अब देखो ध्यान से सुनो, नोट्स के लिए क्या है सर, अगर फास्ट ट्रैक बैच है तब तो तुमको बुक मिल जाएगा, ठीक है, इस वीक में बुक मिल जाएगा। अगर फास्ट ट्रैक बैच में नहीं हो तो सर ये बुक अभी तक मैंने लिस्ट नहीं करवाया अपने वेबसाइट में, लेकिन 2-3 दिन में मैं अपडेट करके एक बार उसको डाल दूंगा। उसके बाद तुम वेबसाइट से ये बुक ले सकते हो एट अ वेरी मिनिमम प्राइस। प्राइसिंग वगैरह क्या रखेंगे अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, बहुत ही कम प्राइस होगा, वहां से ले सकते हो। ई बुक मिलेगा, ठीक है, ई बुक मिलेगा, क्लियर है सर। तो ये है सर हमारा आज का, अगेन हमने यूनिट 3 भी रिवाइज कर लिया सर, 1 2 3 डन है। अब हम जाएंगे सर, अब हम जाएंगे सर वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। अब हम जाएंगे सर वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब हम करेंगे सर नेक्स्ट वाला वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू सर बहुत ईजी है, आराम से खत्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।